चलो, हेलो, आवाज आ रही है? सब बढ़िया हो तुम? खुशखबरी है, बुरी खबर है, कौन सी सुनोगे पहले? बुरी वाली। 2 घंटे पढ़ाऊंगा आज मैं लगातार। कैसी लगी? तो यही खुशखबरी भी थी। ठीक है। अच्छा, तुम परमिशन दो तो चलें 2 घंटे। चलने दें? नॉन स्टॉप या बीच में ब्रेक? नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप चलने देते हैं। तुम अभी जाके आगे बाहर, अब बीच में जाने की आवश्यकता। 7 बजे तक ऐसे ही पढ़ते हैं अपन। 7 बजे तक चलो चलने देते हैं। अच्छा, पढ़ क्या रहे थे? सोयल साइंस पढ़ रहे थे। टेस्ट में जो अभी तक लिखा हुआ है ना नोट्स में, उतना ही आएगा। तो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता, मतलब आज और कल अपन जो पढ़ेंगे वो एडवांस में ही है, एक्स्ट्रा में ही है। बिल्कुल, जो आज तक पढ़ा, अभी तक लिखा हुआ है, उतना ही टेस्ट में आएगा। अब कितना पेज है? तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी का भी एक भी क्वेश्चन गलत, जितनी लाइनों को तुम 10 बार 12 बार 20 बार पढ़ सकते हो पढ़ लेना। ओके, एक का भी गलत। और मैंने उसी दिन बोला था हर लाइन से एक क्वेश्चन आएगा, तो हर लाइन को रट लेना, 3-3 बार पढ़ लेना। समझ में आए तो ठीक, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन छोड़ना भी, सारे करने और सही करने। ठीक है, कर लोगे? चलो आज से शुरू करते हैं आगे का नया। 2 दिन बहुत अच्छे जीके पढ़ी मैंने, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। थोड़ा बहुत रह गया करंट, वो मैं बाद में कभी पढ़ लूंगा। ठीक है, तुम भी पढ़े कुछ? अच्छा, 2 दिन में सोइल भूले थोड़ी होंगे तुम लोग। मृदा विज्ञान के जनक कौन है? वेवे डोकुल से। बहुत बढ़िया। भारत में कौन जनक है? J.W. लेदर। और विश्व में कृषि रसायन के जनक कौन है? जेवी लिबिक। जेवी थॉमस वे किसके जनक है? थॉमस वे। मृदा रसायन, मृदा और थॉमस ग्राम कॉलॉइड के, कॉलॉइड रसायन के जनक है। बहुत। और मृदा जांच के जनक कौन है? एमिल क्लर्क। बहुत। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां है? भोपाल में। कहां है? और भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान कहां है? अच्छा, उसका कहीं राजस्थान में भी कोई कार्यालय है क्या? कहां पे है? कोटा में। अच्छा, ये उदयपुर में कार्यालय, वो कहां पे है? उसका मुख्यालय कहां है? उसका मुख्यालय तो है, और कार्यालय एक यहां पे भी है। कहां पे? अच्छा, क्या नाम है उसका फुल? राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत याद है तुम्हें। आगे हम पढ़ रहे थे मृदा में भूपपड़ी का संगठन। किसका? अच्छा, भूपपड़ी के संगठन में मैंने एक बात बताई, 8 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? सबसे ज्यादा कौन? कितना? 46.6। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन। कितना? चलो, सबसे ज्यादा धातु कौन सी? एल्यूमिनियम। धातु कौन सी? कितना परसेंट? 8%। दूसरे नंबर पे धातु कितना परसेंट? धातु टोटल कितनी परसेंट? 25। और अधातु 75। टोटल कितना हो गया? कितने तत्व? 8 तत्व। कितने तत्व? ये सब बातें अपन ने पढ़ी थी। अच्छा, भूपपड़ी के अंदर पाई जाती है चट्टाने। क्या पाई जाती है? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, चट्टाने। क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा? रॉक्स बोलते हैं। रॉक्स, तुम्हारी जैसी चट्टाने। चट्टाने इंग्लिश में बोलते हैं रॉक्स। तो ये कुछ भी नहीं होता, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले कुछ प्राकृतिक हार्ड, मतलब ठोस पिंड होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? चट्टाने। कोई डेफिनेशन तुमसे पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा, तो डेफिनेशन रखने की आवश्यकता। बस याद रखना कि उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की चट्टाने होती है। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की? उत्पत्ति मतलब क्या होता है? बनने के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर चट्टाने कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो याद रखना, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति का मतलब जन्मी कैसे है, तो इन चट्टानों का जन्म कैसे हुआ है, उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है चट्टानें। कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नाम भी याद रख लोगे। जैसे पहले नंबर पे नाम है आग्ने। क्या नाम है? क्या नाम है? आग्ने। तुम्हें बहुत जोश ज्यादा है, क्या है चक्कर? ज्यादा जने बैठे हो। हाँ, बहुत बढ़िया। ये वाला बैच सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड सिलेक्शन लेगा, देख लेना। आग्ने फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? आग्ने का मतलब देखो, नाम पड़ा है अग्नि से। किससे पड़ा है? और अग्नि जैसे पदार्थ को बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं? इस भूगर्भ में लावा है, उस लावा से क्या बन गया? चट्टान। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है? अच्छा, आपने आज भी कहीं सुना होगा कि कहीं कहीं ज्वालामुखी फट जाती है। क्या फट जाती है? ज्वालामुखी फटती है, आग निकलती है। क्या निकलती है? एक्चुअल में आग रूपी पदार्थ निकलता है, उसको हम लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और लावा से चट्टान बनी, इसलिए नाम क्या हुआ?
अग्नि से बने इसलिए नाम क्या हुआ? अच्छा, लावा से पहली बार चट्टान बनी, इसलिए इन चट्टानों को, आग्नेय चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि इससे पहले कोई दूसरी चट्टान, तो इसका दूसरा नाम है प्राथमिक चट्टान। क्या नाम है? अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, जो आग्नेय चट्टानें होती है, कौन सी चट्टानें? आग्नेय चट्टानों से ही दूसरी चट्टानें बनती है। आग्नेय चट्टानों से, मतलब पहले नंबर पे कौन है? इसका नाम क्या है? सॉरी। तो आग्नेय चट्टान या प्राथमिक चट्टान से सारी दूसरी चट्टानें बनेगी, जिनसे कोई दूसरा बनता है तो उस पहले वाले को हम बोल देते हैं मां। क्या बोल देते हैं? तो यार इसका दूसरा नाम हो गया, मां से पड़ गया मातृ चट्टानें। क्या नाम पड़ गया है? मातृ का मतलब मां, तो मां रूपी मदर रॉक से, तो दूसरा नाम क्या है? मातृ चट्टानें। क्या नाम है? तो पहले नंबर पे आग्नेय, प्राथमिक, मातृ चट्टानें। किससे बनी है? लावा से बनी है। किससे बनी है? लावा से। कोई टेंशन? चलो, दूसरे नंबर पे एक चट्टान है जिसको बोलते हैं अवसादी। क्या बोलते हैं? कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान। अच्छा, अवसादी का मतलब है अवसाद के रूप में। अवसाद का मतलब जब आग्नेय चट्टानें टूटती हैं तो किसका निर्माण होता है? आग्नेय से बनी है, तो आग्नेय प्राथमिक, और जो बनती है उसको बोल देते हैं द्वितीयक। तो ये चट्टानें कैसी हो गई? कैसी चट्टानें? तो द्वितीयक चट्टान कौन सी? अवसादी चट्टान। अच्छा, अवसादी चट्टान जो है वो परतदार जमती है। कैसे जमती है? इसलिए इसको बोलते हैं परतदार चट्टानें। कैसी चट्टानें? अच्छा, अवसाद किसके साथ बनेंगे? अवसाद कौन बनाएगा? कौन बहा के लाएगा? पानी। अच्छा, जल जिसको जन्म देता है उसको बोलते हैं जलज। क्या बोलते हैं? आपको हिंदी वाले सर बताते होंगे, बादल को बोलते हैं जलद। द मतलब देने वाला, तो जल देने वाला जलद, और जल से बनने वाला, तो ये किससे बनती है? तो इसलिए नाम मिला जलज चट्टान है। कौन सी चट्टान है? कौन सी चट्टान है? और कैसी है? परतदार। कैसी है? तीनों बात याद रखोगे क्या? पहले नंबर पे कौन सी चट्टान? दूसरे नंबर पे कौन सी चट्टान? अवसादी। आग्नेय चट्टान में आपको दो कुछ एग्जाम्पल याद रखने, रख लोगे? पहले नंबर पे याद रखना, आग्नेय का होता है ग्रेनाइट। क्या नाम होता है? एक ग्रेनाइट है, याद रखना, ग्रेफाइट मत कर देना। ग्रेफाइट अलग है, ग्रेनाइट अलग है। दूसरा होता है बेसाल्ट। क्या होता है? दोनों याद रख लोगे क्या? पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे। अच्छा, ये जो चट्टान है, इन चट्टानों के कुछ एग्जाम्पल याद रखना, जैसे बालू पत्थर। कौन सा वाला? कौन सा पत्थर? दूसरे नंबर पे याद रखना चूना पत्थर। कौन सा पत्थर? याद रख लोगे क्या? एक और चट्टान याद रखना, शेल। क्या याद रखना? अच्छा, बहुत बार आपने सुना होगा चट्टान को हम क्या बोल लेते हैं? एक्चुअली शेल जो होती है चट्टान, कौन से प्रकार की चट्टान है? कौन से प्रकार की चट्टान है? अच्छा, एक चट्टान और होती है जिसको बोलते हैं रूपांतरित। क्या बोलते हैं? या उसको बोलते हैं कायांतरित। क्या बोलते हैं? तो पहले नंबर पे कौन सी? दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे रूपांतरित। क्या नाम है? अब नाम से पता चल रहा है, रूप अंतर, मतलब रूप में क्या आ जाता है? ऐसी आग्नेय और अवसादी जिनके रूप में अंतर आ गया उसको क्या बोला? अच्छा, रूपांतरित का दूसरा नाम है कायांतरित। क्या नाम है? जिनकी काया में अंतर आ गया। काया मतलब शरीर, मतलब उनकी जो बॉडी है, जो उनका आकार है वो बदल गया है। किसका? आग्नेय और क्या बन गई? या फिर कितने चट्टानें? पहले नंबर पे लिख, बस बस लिख लो। ये वाला बोर्ड सबसे बढ़िया है, सही सही दिखता है ना, मस्त, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताएं क्या इंग्लिश में? चलो बता देते हैं। आग्नेय को बोलते हैं इग्नियस। क्या बोलते हैं? अवसादी को बोलते हैं सेडिमेंट्री। क्या बोलते हैं? और रूपांतरित को बोलते हैं मेटामॉर्फिक। क्या बोलते हैं? नहीं याद करोगे तो अभी चलेगा, हिंदी में याद कर लो वो भी काफी है। इंपॉर्टेंट होगा तो मैं खुद बता दूंगा।
पहले नंबर पे आग्नेय, फिर अवसादी और फिर रूपांतरित। रूपांतरित किससे बनती है? आग्नेय और अवसादी से। अवसादी किससे बनती है? आग्नेय से। और आग्नेय किससे बनती है? लावा से। उदाहरण याद कर लोगे? पहले नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे क्या है? बहुत बढ़िया। लिख लिया सबने? तो ये किसके आधार पर था? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरे नंबर पर लिखो रासायनिक संगठन के आधार पर। हाँ मैं रुका हूं, कहां जा रहा हूं? जिसने लिख दिया उनको अलग टास्क दे रहा हूं। फीस जमा करवा रखी है, टेंशन मत लो, कोई कहीं नहीं जाएगा। रासायनिक संगठन के आधार पर। सर आप भी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो क्या? कंप्लीट हो चुका है कोर्स, जेके बाकी था, बस 2 दिन में पढ़ लिया मैंने। कल एग्जाम हो जाए मैं तैयार हूं, तुम्हारा मुझे पता नहीं। चलो लिख लिया क्या सबने? आई होप अब तो लिख ही लिया होगा, इतने धीमे तो तुम लगते नहीं हो मुझे। अब लिख लिया? कितने प्रकार की? पहला किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? दूसरे नंबर पे याद रखना किसके आधार पर? रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन, संगठन के आधार पर। अरे इतना आवाज मत करो रे, आधार पर। अच्छा रासायनिक संगठन के आधार पर भी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। 3 वैसे कितने प्रकार हो अपने? 2 पढ़ने। कितने पढ़ने? 2। वैसे तो 3 होती है, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, लेकिन तुम 2 पढ़ लेना। एक होती है अम्लीय, मैं लिखवा नहीं रखा कितने प्रकार की, बस मैं सीधा लिखवा रहा हूं। 1 नंबर पे अम्लीय और दूसरे नंबर पे क्षारीय। क्या लिखवा रहा हूं? तो पहले तो है अम्लीय चट्टाने। कैसी चट्टाने? अम्लीय चट्टाने। तो ये तो चट्टान का नाम हो गया, अम्लीय चट्टान और क्षारीय चट्टान। इसके आगे मैं लिख रहा हूं उनके उदाहरण। उनके क्या लिख रहा हूं? जैसे अम्लीय चट्टान आ जाए तो याद रखना ग्रेनाइट। क्या याद रखना है? ग्रेनाइट के याद साथ में याद रखना बालू पत्थर। क्या याद रखना है? बेसाल्ट याद मत रख लेना। क्या याद रखोगे? ग्रेनाइट और, ग्रेनाइट और, अच्छा जब भी आए क्षारीय, क्षारीय में याद रखना बेसाल्ट। क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? और दूसरे नंबर पे याद रखना है कौन सा पत्थर? कौन सा पत्थर? आप सभी को पता है कि अम्लीय मृदाओं के सुधार में किसका प्रयोग करते हैं? अम्लीय मृदाओं के सुधार में। तो अम्ल को सुधारने के लिए क्या चाहिए होगा? क्षार। तो सुना कैसा हो गया? क्षारीय। तो रखने की आवश्यकता। अच्छा क्षार को इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक। क्या बोलते हैं? और बेसिक से पड़ जाएगा बेसाल्ट। क्या हो जाएगा? तो याद रखना बेसाल्ट कैसा, और चूना पत्थर कैसा, बालू पत्थर कैसा, और ग्रेनाइट कैसा। फिर मैं बताऊं कि इनसे जो बनती है मृदाएं वो कैसी होती है। तो अम्लीय चट्टानों से बनने वाली मृदाएं भी कैसी होगी? तो अम्लीय चट्टानें कम उर्वर होती है। कैसी होती है? कैसी होती है? तो इनसे बनने वाली मृदाएं कम उर्वर मृदाएं होती है। कैसी मृदाएं होती है? जब क्षारीय चट्टानों के टूटने से जो मिट्टी बनेगी वो क्या बनेगी? ज्यादा या अधिक उर्वर बनेगी। क्या बनेगी? ज्यादा या अधिक उर्वर मृदाएं बनेगी। कभी आपसे पूछ लिया जाए कौन से चट्टानों से अधिक उर्वर मृदाएं बनती है? क्षारीय चट्टान। कौन से कम बनती है? अब ये पूछ ले कि ग्रेनाइट के टूटने से किस प्रकार की मृदाएं बनेगी? कम उर्वर, कम उर्वर या अम्लीय। अच्छा पूछ ले बेसाल्ट के टूटने से कैसी? ज्यादा उर्वर या क्षारीय। लिख लो। तो कितने प्रकार की चट्टानें लिख ली आपने? 2 प्रकार की। याद करो वापस, अम्लीय और, अम्लीय और। टॉपिक ये है नहीं अपने सिलेबस में, इसलिए अपन कुछ ज्यादा पढ़ नहीं, लेकिन कभी पूछ ले क्वेश्चन, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी 12th की किताब पढ़ोगे तो बहुत कुछ दे रखा है इसमें, हर एक प्रकार की चट्टानों के बारे में विस्तार से दे रखा है। जो आपकी आग्नेय चट्टानें वापस 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? बाह्य आग्नेय और आंतरिक आग्नेय। तो 12th की किताब पढ़ो तो पढ़ लेना, सरसरी निगाहों से देख लेना, कभी उस किताब से क्वेश्चन बना दिया तो मुश्किल हो सकती है, बाकी तुम्हारे सिलेबस में नहीं। कम उर्वर मृदाएं और अधिक उर्वर मृदाएं। लिख लिया सबने? आई थिंक लिख लिया होगा। अब देखो वापस उत्पत्ति के आधार पर पहले नंबर पे रासायनिक संगठन में कितनी याद रखनी है? अम्लीय और। एग्जाम्पल याद कर लेना, ये जो उदाहरण दे रखे ना चट्टानों के, ये उदाहरण अच्छे से याद कर लेना। चारों उदाहरण क्या कर लेना है अच्छे से, ये और काम आएंगे जब हम अम्लीय और क्षारीय मृदाएं पढ़ेंगे
तो वहां वापस जिक्र करेंगे अपन इनका कि अम्लीय कौन से और क्षारीय कौन से हैं। बहुत बढ़िया बेटा, उबासी लेना भी एक कला होती है, धीरे धीरे आ जाएगी, सीख जाओगे। ठीक है, उबासी लेना भी क्या होती है, एक कला है, आर्ट है, धीरे धीरे सीख, अभी नए नए हो, अभी नहीं पता छुपानी कैसे होती है। और ये ऐसा मतलब गहना है जिसको हर किसी को दिखाना, क्योंकि यदि आपके पास है और आपने किसी को दिखाते हुए उबासी ले ली तो आपके पास नहीं रहेगी, फिर सामने वाले के पास चली जाएगी। और अपना कोई चीज किसी और को दो, अच्छी बात है क्या, तो उबासी भी किसी और के साथ शेयर नहीं करनी है। चलो, और मैं किसी के सामने, जो उबासी लेता है उसके सामने देख के बात करता नहीं हूं, क्योंकि फिर सब उसके सामने देखते हैं। ठीक है, तो वो समझ गई अब बच्ची, आगे से अपने को ऐसी बात, अब बच्ची बोल दे सब नजर यहां चलो वाह, आगे बात करते हैं। तो याद रखना, चट्टाने तो हो गई, अब चट्टाने जब तक टूटेगी नहीं मिट्टी बनेगी, चट्टाने टूटेगी नहीं तो मिट्टी बनेगी। चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है, अपक्ष से। तो हेडिंग डालो अपक्ष से, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालो, अपक्ष से। इंग्लिश में क्या बोलते बेटा, वेदरिंग। एक बच्चा बोला वेदरिंग, तो लिख लो इंग्लिश में वेदरिंग, इंपॉर्टेंट है तो लिख लो वेदरिंग। किसकी रिंग, वेद की रिंग। चलो, वेदरिंग, अपक्ष या अपक्षय क्या होता है, सिंपल सी बात है, क्षय मतलब टूटना ही होता है, क्षय का मतलब ही क्या होता है, टूटना। अपक्षय का मतलब है चट्टानों का टूटना। किसका टूटना, तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी, चट्टानों का टूटना। चट्टानों का टूटना, चट्टानों का टूटना तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, चट्टानें कितने प्रकार से टूटती है भैया, तीन प्रकार से। कितने प्रकार से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट नंबर पे होता है भौतिक अपक्षय। कौन सा होता है, कौन सा अपक्षय, कौन सा अपक्षय, दूसरा होता है रासायनिक। कौन सा होता है, कौन सा होता है, रासायनिक अपक्षय। तीसरा होता है जैविक। तीसरा क्या होता है, जो किसके द्वारा होगा, जो रसायन के द्वारा हो, जो भौतिक कारकों के द्वारा हो, भौतिक, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो एक होता है भौतिक, एक होता है रासायनिक और एक होता है जैविक। भौतिक को बोलते हैं विखंडन। क्या बोलते हैं बेटा, खंडन का मतलब टूट जाना। तो ये सिर्फ टूटते हैं, इसमें खनिज क्या हो जाते हैं, चट्टाने क्या हो जाती है, टूट जाती है, नए खनिज। लेकिन जब रासायनिक होता है तो उससे नए खनिज बनते हैं, इसको बोलते हैं विच्छेदन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, पहले को, दूसरे को, तो रासायनिक को, भौतिक को, और ये होती है जीवों द्वारा। किसके द्वारा होती है, तो जीवों द्वारा होगी, इससे नाम क्या पड़ गया, जैविक। क्या पड़ गया, जो शुष्क स्थान है, शुष्क स्थानों में तो कौन होती है, विखंडन होता है। और जो आर्द्र स्थान होते हैं उनमें क्या होता है, तो याद रखना, शुष्क स्थानों में कौन सी होती है, आर्द्र स्थानों में। आगे लिख लो, आर्द्र स्थानों में मतलब जहां पे पानी ज्यादा वहां क्या होगा, जहां पे शुष्क जलवायु मतलब पानी नहीं है तो वहां पे कौन सी होगी, विखंडन। तो मैं बोलूं पश्चिमी राजस्थान में कौन सी होगी, मैं बोलूं गुजरात में कौन सी होगी, विखंडन। मैं बोलूं राजस्थान में कौन सी होगी, पंजाब हरियाणा में कौन सी होगी, विखंडन। अब मैं बोलूं हिमाचल में कौन सी होगी, मैं बोलूं कर्नाटक केरला में कौन सी होगी, मैं बोलूं आसाम में कौन सी होगी, विच्छेदन होगी। आगे बात सुन में, तो आर्द्र इलाकों में तो कौन सी, और शुष्क इलाकों में विखंडन का मतलब टूटना। क्या हो जाना, कौन से कारकों के द्वारा, भौतिक कारकों के, रसायन के द्वारा, जीवों द्वारा। तो चट्टाने कितने प्रकार से टूटती है, जब तक चट्टाने टूटेगी नहीं मिट्टी बनेगी। अच्छा मुझे बताओ, क्या चट्टानों के टूटने से मिट्टी बन जाती है क्या, चट्टानों के टूटने से ही मिट्टी बन जाती है क्या, चट्टाने टूटी और टूट के जो पदार्थ बने उसको मिट्टी कहते हैं क्या, नहीं, वो खनिज पदार्थ है। कौन से पदार्थ हैं, और ऐसे पदार्थ जो चट्टानों के सीधे टूटने से बनते हैं उनको पैतृक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, कौन से पदार्थ, तो याद रखना, अपक्षय से जो परिणाम प्राप्त होता है, अपक्षय का परिणाम प्राप्त होता है। अपक्षय से कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं, तो अपक्षय से किसका निर्माण होता है, कौन से पदार्थों का, और इन पैतृक पदार्थों से किसका निर्माण होता है, पैतृक पदार्थ का निर्माण होता है। इस पैतृक पदार्थ से आगे जाके किसका निर्माण होता है, किसका, खनिज मृदा का या मृदा का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि अपक्षय का उत्पत्ति या अपक्षय से किसके निर्माण होता है, पैतृक पदार्थों का। किसका, मैं आगे जाके बताऊंगा कि मिट्टी के निर्माण के 5 कारक है। कितने कारक है, उसमें से एक कारक कौन सा है, पैतृक पदार्थ। कौन सा है, तो यार पैतृक पदार्थ बना किससे, किसके अपक्षय से, चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है, कितने प्रकार का, विखंडन किसको, विच्छेदन किसको, रासायनिक। लड़कों में 2-4 लड़के उबासी लेना सीख चुके हैं, लिखो।
अच्छे से लिखना, बढ़िया वाली राइटिंग में। आज क्लास शुरू होने से अब तक कितना लिखवा दिया? लगभग 1-2 स्लाइड लिखवा दी होगी। सर आपको इतना आता है फिर भी आपका नहीं हुआ, मेरा कैसे होगा? तो मुझे सिर्फ सोइल आती है, उसके 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन से सिलेक्शन थोड़ी होता है। अब आप मुझे बोलोगे सर एग्रोनॉमी तो आती ही नहीं है। हाँ, 3 से 5। ये तो तुम्हें बताया है, गलत तो ज्यादा हुए हैं। लिख दिया सबने? ये बढ़िया है टॉपिक, मतलब धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना। ये जब आप बीएससी करते हैं तो बच्चों को प्लांट ब्रीडिंग और सोइल साइंस ये सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगते हैं, सबसे मुश्किल, तो सबसे कम समझने वाले सब्जेक्ट होते हैं ना। बीएससी वाले बच्चों को पता है कोई बीएससी का यहाँ पे? हाथ मत करो खड़ा, कितनी बार समझाऊं, बेइज्जती होती है। ये अभी पूछेंगे कि आपका क्या हुआ डबल में, क्या जवाब देंगे अपन? मुझे पता है डबल का पेपर कैसा हुआ, बहुत बुरा। यस, कोई क्वेश्चन है? कैसी क्वेश्चन नहीं है? okay, हाँ, लिखने के बाद ऐसी बातें किया करो। लिख लिया सबने? कितने प्रकार का अपक्ष है? 3 प्रकार, भौतिक, रासायनिक, जैविक। भौतिक को विखंडन, जैविक को, और बाकी तो आपको पता है ही ज्यादा। लिख लिया सबने? आगे बढ़े। पहले नंबर पे लिखो भौतिक अपक्ष। भौतिक अपक्ष, ज्यादा कुछ बातें पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये टॉपिक में है नहीं अपने सिलेबस में। भौतिक अपक्ष, जहां सिलेबस वाली कोई टॉपिक आएगा मैं आपको इंपॉर्टेंट लिखवा दूंगा मैं कि यही रट लेना है। अभी तक ऐसा है नहीं, इसलिए अपन सिर्फ सरफेस से पढ़ रहे हैं। बाकी रियल में टॉपिक इतने बड़े हैं कि इनको पढ़ने के लिए 3 दिन चाहिए अपने को। 12th वाली किताब में दे रखा है, ध्यान से देख लेना। भौतिक अपक्ष में भौतिक कारक होते हैं। भौतिक कारकों में आता है ताप, दाब, हवा, वर्षा, जल, बर्फ, भूकंप, ये सारी चीजें। भूस्खलन सुना है आपने? ये सारे कौन से अपक्ष हैं? भौतिक अपक्ष। भौतिक कारक मतलब जिसमें रसायन, जिसमें जीव। अब कोई भूकंप आ रहा है तो उसमें जीवों की वजह से आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ये भौतिक कारक। तापमान अपनी वजह से है क्या? सूर्य की वजह से। बारिश अपनी वजह से होती है क्या? नहीं। तो ये सारे कैसे कारक है? भौतिक कारक। भौतिक कारकों से अपक्ष हो रहा है तो भौतिक। क्या भौतिक कारक चट्टाने तोड़ सकती है क्या? तोड़ सकती है। कोई एक आधा एग्जाम्पल बताओगे क्या तुम मुझे? कैसे? ये बहुत अच्छा उदाहरण है। और कोई? अच्छा, सबसे सिंपल से सिंपल है कि हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, हवा भी चट्टाने तोड़ देती है। कौन? जो हवा है वो भी चट्टाने, और बड़ी मजेदार चट्टाने तोड़ती है हवा। तो जब हम हवा देखते हैं, हवा एक भौतिक कारक है। कैसा कारक है? और किसको तोड़ देता है? चट्टानों को। और ऐसे तोड़ता है कि हमें लगता ही नहीं है कि किसके द्वारा टूटी है। किसके द्वारा? हवा। हवा जानते हैं? वायु। और वायु द्वारा भी क्या हो जाती है? चट्टाने टूट जाती। अब आप ये चट्टाने देखोगे कुछ तो आपको पता चलेगा कि ये वाली, अब देखो ये चट्टान कितनी मस्त मजेदार वाली चट्टान है, आदमी देखने आ रहे दूर दूर से। अब इस चट्टान को देखो, ऐसा लग रहा है किसी ने लगा रखी यहाँ चट्टान, किसी ने कंस्ट्रक्शन किया, बनाई है ये चट्टान, एक्चुअल में बनाई। अब आप देखो इसका जो लस बॉटम है जिसके ऊपर टिकी हुई है वो कितना पतला, कितना संकरा है, लेकिन आप इसका देखो टॉप कितना कितना ज्यादा वाइड है, छोड़ा है। तो ये जो चट्टान बनी है एक्चुअली हवा द्वारा बनी है। किसके द्वारा? ऐसी चट्टान थी, ये पूरी चट्टान थी पूरी, लेकिन हवाएं चलती रही एक दिशा में, साथ में चट्टानें टूटती रही और अंत में चट्टान ऐसी बनकर रह गई। इन चट्टान को एक्चुअल में इसमें पता नहीं चलेगा, लेकिन आप देखो ध्यान से, ये वाली चट्टान, इन चट्टानों को मशरूम प्रकार की चट्टानें कहते हैं। मशरूम देखिए आपने? तो मशरूम प्रकार की चट्टानें। कैसी चट्टानें? अच्छा, कहीं और जाने की आवश्यकता? राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढलान में ऐसी खूब सारी चट्टानें पाई। तो वो अब देखो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, उसके पश्चिम में सबसे ज्यादा चलती क्या है? हवाएं, आंधियां, और उन आंधियों से कैसी चट्टानें बन गई? मशरूम। तो क्वेश्चन आ जाए कि अरावली के पश्चिमी ढलानों में पाई जाने वाली मशरूम प्रकार की चट्टानें किस अपर्दन द्वारा बनी है? वायु अपर्दन। कौन सा अपर्दन? किसके द्वारा बनी है? वायु। अच्छा पूछ ले, वायु अपर्दन द्वारा अरावली के पश्चिमी ढालों में कौन से प्रकार की चट्टान बनी है?
मशरूम प्रकार की। कौन से प्रकार की? इसका मतलब ये भौतिक कारक जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चट्टानें बना देते हैं। इसका मतलब इनके द्वारा भी चट्टानें टूटती है। सबसे पहले लिखो ताप द्वारा। किसके द्वारा? ताप द्वारा। अच्छा, टेम्परेचर है, ये भी बड़ा खतरनाक है। टेम्परेचर भी क्या तोड़ देता है? चट्टानें तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है? 2 मिनट थोड़ा सा इसका अपन उदाहरण देख लेते हैं। अब जैसे टेम्परेचर आपको पता है कि एक ही दिन में, सुनना मेरी बात, पूरा लिखना है मत, मैं आपको टाइम दूंगा। एक ही दिन के अंदर आपको पता है कि टेम्परेचर सुबह से शाम, रात से दिन एक जैसा नहीं रहता। दिन में आप जब उठते हैं तो बहुत सर्दी, आपको बिस्तर से बाहर निकलने का मन है, और अभी आप सभी को रजाई उड़ाई दी जाए तो आपको कोई ओढ़ने को नहीं है, क्योंकि यहां आप गर्मी लगेगी। आप लो स्वेटर पहन लो, टोपी लगा दो, जैकेट पहन लो तो अच्छा नहीं, क्योंकि अब क्या पड़ रही है? गर्मी। लेकिन अभी जस्ट बाहर जाओगे 8:30 9 बजे तक रूम पे जाओगे तो रास्ते में क्या लगेगी? सर्दी। रात में 2-2:30 बजे उठ के पानी पीने की हिम्मत, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी। इसका मतलब 24 घंटे के पीरियड में, कितने घंटे के पीरियड में टेम्परेचर एक टाइम ऐसा आता है कि हाईएस्ट होता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि लोवेस्ट होता है। कभी कभार इनमें अंतर 25 से 30 डिग्री का हो जाता है। दिन का टेम्परेचर, सुबह का टेम्परेचर, रात के 2 या 3 बजे का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, और दिन का टेम्परेचर आप देखोगे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर आता है। एक ही दिन में इतनी सर्दी और एक ही दिन में बहुत सारी गर्मी। अच्छा, हम तो बचाव कर लेते हैं, ज्यादा गर्मी लगे तो पंखा, कूलर, एसी लगा लेते हैं, और ज्यादा ठंड लगे तो बिस्तर ओढ़ लेते हैं, हीटर, गीजर लगा लेते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो चट्टानें होती है ये अपना बचाव नहीं कर सकती। तो मान लो कोई चट्टान है, इन चट्टानों के अंदर, यस देखो ऐसे बोलते हुए मुझे लगता है कोई ऐसा कोई डाउट है, ऐसे मन आया आप बोल दिए, मत बोलो, समझे? वापस सही, वापस शुरू करें। फ्लो टूट जाता है यार। आदमी कोई कहानी कहता है, कहानी समझा रहा हूं मैं, ऐसा होता कुछ, अरे होता है, कैसे नहीं होता? मैं झूठ बात थोड़ी करूंगा। वापस देखो ध्यान, कितने खराब लोग, नहीं होता, होता है ऐसा। सुनो वापस, दिन में एक टाइम में टेम्परेचर बहुत ज्यादा और एक टाइम में टेम्परेचर बहुत। अच्छा, अब मुझे बताओ चट्टानें बनी किसकी है? खनिज की। खनिज की। और खनिज को गर्म करेंगे तो फूल जाएंगे, और ठंडा करेंगे तो, गर्म करेंगे तो गर्म, ठंडा करेंगे तो। अब मुझे बताओ टेम्परेचर पड़ा तो यहां ज्यादा पड़ेगा किसकी? सतह पे। तो सतह के खनिज क्या हो जाएंगे? फूलेंगे। और अच्छा, एक दिन की बात होती है फूल के सिकुड़ भी जाए, लेकिन ऐसा हमेशा होगा? हर सुबह हर शाम 365 दिन, 10 साल 15 साल 100 सालों से हो रहा है। तो कभी तो क्या हो रहे हैं? जब दिन की 2 बजती है तो हो जाते हैं, फूल जाते हैं। रात की 2 बजती है तो फिर 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 ऐसा अनंत काल से चल रहा है। अब एक बार में अपन एल्यूमिनियम का तार लेना अपने हाथ में, या लोहे का लेना, एक बार तार को आप ऐसे घुमाना, फिर वापस सीधा कर लेना, वो टूटेगा, फिर वापस ऐसे घुमाना, फिर सीधा करना, टूटेगा। अब ऐसे करते रहो, एक टाइम बाद होता है क्या हो जाएगा? तो ये भी चट्टानें हैं, ये भी इनमें कुछ ऐसे खनिज है, ऐसे तत्व पाए जाते हैं, एक दिन बाद इनकी कमजोरी आ जाती है और यहां से टूट के क्या हो जाते हैं? अलग। अब टूट के अलग हो गए तो प्रक्रिया बंद हो गई क्या? ये तो हट गए, लेकिन इनके अंदर वाली बाहर आ गई। तो सेम इसमें भी क्या होगा? फैलाव, सिकुड़न, फैलाव। धीरे धीरे ये परत भी टूट के क्या हो जाएगी? फिर ये परत भी टूट के क्या हो जाएगी? फिर अंदर वाली परत भी, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर, पूरी की पूरी चट्टान क्या हो जाएगी? टूट के नष्ट हो जाएगी। किसके कारण? ताप के कारण या ताप के दैनिक अंतर के कारण? अच्छा, मैं बताऊं, अब मैं बताऊं, ऐसी वाली चट्टान यदि टूट सकती क्या? मैं इसको 2000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करता तो नहीं, पिघल जाती, लेकिन ऐसे टूटती। ये क्यों टूटी? क्योंकि पहले कभी टेम्परेचर ज्यादा, कभी कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम को बोलते हैं अंतर। और अंतर कब आ रहा है? एक ही दिन में, 24 घंटे में। तो इसको बोलते हैं ताप में दैनिक अंतर। ताप में, तो ताप में दैनिक अंतर की वजह से क्या होता है? चट्टानें टूटती है। कैसे टूटती है? परत दर परत टूटती है। पहले एक परत, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब जब मैं पूरा फोटो बनाता हूं तो आपको लगता है कि कटा हुआ प्याज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? इमेजिन करो, कटा हुआ प्याज किया है, तो उसमें भी क्या है? परतें। इसलिए इसको बोलते हैं प्याज नुमा आपसे। क्या बोलते हैं? कौन सा आपसे? वापस याद रखो, क्या बोलते हैं इसको? कौन सा आपसे? किसके कारण होता है? ताप में, सिर्फ ताप के कारण। ताप के भौतिक है, रासायनिक है? भौतिक है। अच्छा, इसमें और क्या कर रहा है? बाहरी परत बाहर जा रही है, बाहर को बोलते हैं एक्स। क्या बोलते हैं? परत को बोलते हैं फोलिएशन। क्या बोलते हैं? तो इसका नाम है एक्सफोलिएशन। क्या नाम है? अच्छा, परत या छिलके को बोलते हैं पील। क्या बोलते हैं? और पील के हटाने को बोलते हैं पीलिंग आउट। क्या बोलते हैं? तो इसका एक और नाम है पीलिंग आउट। क्या नाम है? छिलका हटाना, परत हटाना, प्याज नुमा आपसे। तीनों बातें याद रखना। कौन कौन सी?
प्याज नुमा आपसे, एक्सफोलिएशन, पीलिंग आउट। किसके कारण हो रहा है? दैनिक अंतर कैसे कि दिन में तापमान अलग और रात में तापमान, क्या एक दिन ऐसा होता है क्या? जब से पृथ्वी पर सूर्य आया है तब से ऐसा, या फिर जब से सूर्य के पास पृथ्वी आई तब से ऐसा? सुबह का टेम्परेचर कुछ अलग और रात का टेम्परेचर कुछ अलग अलग। इसको बोलते हैं दैनिक अंतर। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत क्या? लिख लोगे? समझ में आ गया? आ गया? कौन सा नुमा आपसे? भौतिक का भी कौन सा? प्याज नुमा आपसे। किसके द्वारा? लिखो 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 लिखो। ताप में दैनिक अंतर के कारण चट्टानों का परत दर परत अपक्षय होता है। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्याज नुमा। प्याज जानते हो कि भूल गए? बहुत बढ़िया, प्याज नुमा अपक्षय। मैं सोच रहा था तुम इंग्लिश मीडियम के हो तो ओनियन बोलना पड़ेगा, तुम तो बिल्कुल मारवाड़ी पे आ गए। ऑनियन टाइप वेदरिंग। मशरूम भी है और प्याज है, सब्जी बन सकती है। अभी मशरूम देखा था थोड़ी देर पहले। कहते हैं अन्य नाम क्या है? और एक्सफोलिएशन, तो इसको बोलते हैं पीलिंग आउट। पील जानते हैं? पील। अच्छा देखो, पोटेटो पीलर नहीं आता? पोटेटो पीलर, तो यहीं से आया। देखो पील, पील का मतलब छिलका हटाना, पीलर, तो पीलिंग आउट। और या फिर बोलते हैं एक्सफोलिएशन। एक्स को तो फोलिएटेड करना चाहिए नहीं? चलो लिख लो। यस, प्याज नुमा। प्याज नुमा, नुमा लिख लिया। तुम समझदार हो। मेरा ऐसे हरकतें नहीं होती तो मेरा सुपरवाइजर सिलेक्शन हो जाता। ये इन्हीं हरकतों की वजह से रुका हुआ है। ये देखो, लेकिन तुम सब समझदार हो। लिख लिया बेटा? चलो बहुत बढ़िया। समझ में आया कि नहीं आया? कोई पूछेगा तो बता दोगे? क्वेश्चन यही आएगा, प्याज नुमा आपसे होता है। पहले ऑप्शन दूंगा ताप द्वारा, फिर दूंगा वायु द्वारा, फिर दूंगा जल द्वारा, चौथा ऑप्शन दूंगा ताप में दैनिक अंतर के द्वारा। पहला ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? ताप में दैनिक, ताप में दैनिक अंतर के कारण। लिखना किसमें? ताप द्वारा आपसे में लिखना है। चलो ठीक है। दूसरे नंबर पे एकदम घरेलू उदाहरण देकर समझाऊंगा आपको। आप सबने ये देख रखा है। थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया। तारीफ करते रहो, सुबह शाम ऐसे तारीफें चलती रहे बस। ये लिख लिया? सबने लिख लिया होगा? चलो, कोई आंखें नहीं निकाल रहा, मतलब सबने लिख लिया है। चलो अब दूसरे नंबर पे एक घरेलू उदाहरण से समझते हैं अपन। आपने बहुत बार देखा होगा कि अपन घर में कभी बर्फ जमाने की कोशिश करते हैं और किसी एल्यूमिनियम के बर्तन में हम पानी पूरा भर लिया फिट, और हमने कहां रख दिया? फ्रीज में रखा। तो जब पानी भरा था तब आप देख रहे थे पानी जो है इतना ही आता है, सतह से ऊपर तो जा नहीं सकता पानी। लेकिन जैसे ही बर्फ बनता है तो आप देखोगे बर्फ थोड़ा सा उभर के बन जाता है, थोड़ा उभर के बन जाता है, बाहर आ जाता है उस भगोने के। अच्छा कहीं मत जाना, आप बोतल में पानी भरना, बोतल के ऊपर ढक्कन बंद कर लेना और कहां रख लेना? फ्रीज में। फिर जब पूरा बर्फ हो जाए, फ्रीज में भी फ्रीजर में जहां बर्फ जम जाता है, फिर जब पूरा बर्फ जम जाए तो आप उसको खोल के देखना ढक्कन को, तो आप देखोगे ढक्कन के ऊपर भी जो है पानी की क्या आ जाता है? ऐसे ऐसे बर्फ जम जाता है गोल। अच्छा एक और एग्जाम्पल देता हूं। एल्यूमिनियम का बर्तन लिया और आप 10 दिन तक लगातार पानी जमाते रहो, जमाओ, फिर पिघाल के वापस बाहर निकालो, फिर जमाओ। आप देखोगे इसका जो पेंदा सीधा था वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, मतलब कुबड़ निकल के आ जाएगी। वो फिर पेंदा पेंदा जो है वो समतल नहीं रहेगा, वो गोल हो जाएगा। क्यों हुआ? अच्छा एक और एग्जाम्पल देता हूं। कांच की बोतल होती है, कांच की, कोका कोला वगैरह। अच्छा आप केचप वगैरह लाते हैं, कांच की बोतल आती है, कांच की बोतल में पानी भर लो टाइट। क्या भर लो?
टाइट, एकदम टाइट पानी भर के पूरा का पूरा टाइट, बट आपका जो ढक्कन है वो ढक्कन कैप लगा दो, लगा के कहां रख दो? फ्रीजर में। सुबह तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि वो वहां बोतल हो जाएगी, फूट जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी और आपको लगेगा कि आपका नुकसान हो गया। मम्मी ने पहले देख ली तो फिर क्या हो जाएगी? कुटाई। तो ये क्यों हुआ, इसमें ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब पानी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में, जब पानी बर्फ बनता है, पानी क्या बनता है? पानी जितना है जिस बोतल में रखा गया है, बर्फ बनती अपनी जगह फैला देता है, साम्राज्य बढ़ा देता है कि मैं इतनी जगह में रहूंगा, मुझे जगह क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। अब बोतल के पास जगह फिक्स थी, उसको बढ़ा। अब देखो प्लास्टिक की बोतल डालोगे तो वहां फटेगी नहीं, वो टूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक का आयतन बढ़ाया जा सकता है। कांच का आयतन बढ़ाया तो वो फिर क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। अब जैसे ही इसमें पानी रखा, उसने आयतन बढ़ाना चाहा, तो आयतन बढ़ाने के लिए क्या करेगा? दीवारों को बाहर खिसकाएगा। और पेंदे की दीवारें कमजोर होती है, इसलिए क्या खिसक जाती है? बाहर खिसक जाती है, नीचे खिसक जाती है, और इसलिए क्या हो जाता है? उसका आयतन बढ़ जाता है। तो याद रखना, जब पानी बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन तो आयतन बढ़ता है। एक चीज होती है आयतन यदि हम भाग में दें, किसके? भार के। किसके? तो भार बट्टा आयतन जो होता है उसको हम बोलते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं? मैं बोल रहा हूं आयतन बढ़ जाता है। पानी जब बर्फ में बदलता है तो आयतन बढ़ेगा, घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हो जाएगा? थोड़ी बहुत गणित यदि पता है तो तुम्हें पता होगा कि घनत्व बढ़ता है तो भार बढ़ता है, लेकिन घनत्व बढ़ता है तो आयतन। अब आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? तो याद रखिएगा कि जब बर्फ में बदलता है, किसमें बदलता है? तो आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। आयतन क्या हो जाता है? लेकिन घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। घनत्व क्या हो जाता है? कुल मिलाकर इतनी बात याद रखनी कि 1 लीटर पानी की तुलना में 1 लीटर बर्फ जो होता है वो हल्का होता है। क्या होता है? मतलब हल्का होगा तो किस पे तैरेगा? पानी। इसलिए बर्फ हमेशा किस पे तैरता है? कभी डूबा हुआ देखा क्या? लेकिन आपने देखा होगा बहुत बार कोका कोला की एड आती है। किसकी एड आती है? कोका कोला की एड आती है। और इस ग्लास के अंदर कोका कोला की एड में बर्फ की जो स्लाइस होती है, जो क्यूब्स होते हैं, वो नीचे गिरे होते हैं, वो डूबे हुए होते हैं। क्या वो बर्फ होती है क्या? कभी बर्फ डूबेगी? एक्चुअल में वो व्हाइट कलर के दूसरे क्यूब्स होते हैं बर्फ, ताकि ये बोतल पूरा ग्लास जो है भरी हुई दिखे, अच्छा एड बन जाए। लेकिन ऐसा होता? कभी बर्फ जल में डूबती? क्योंकि बर्फ हल्की होती है। बर्फ क्या होती है? क्योंकि उसका आयतन क्या होता है? घनत्व क्या होता है? भार क्या होता है? कम। भार क्या होता है? घनत्व क्या होता है? और आयतन क्या होता है? अब कितना आयतन बढ़ता है? तो जल जब बर्फ बन जाता है तो 9% आयतन बढ़ जाता है। कितना प्रतिशत? यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, यहीं से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन याद रखना कि जल बर्फ में बदलता है। जल मतलब जानते हैं ना? पानी किससे बदलता है? तो आयतन कितना बढ़ जाता है? तो घनत्व घट भी कितना जाएगा? बढ़ेगा कितना? कौन बढ़ेगा? घटेगा कौन? कितना परसेंट? अब अपने क्या काम आ रहा है ये? तो अपने देखते हैं। अपन क्या पढ़ते? चट्टानों का टूटना, चट्टानों का। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? चट्टानों के अंदर बहुत बार दरारें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दरारें। अब इन मानसून के दौरान इन दरारों में क्या भर जाता है? क्या भर जाता है? मानसून में क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। क्या भर जाता है? अब पानी भर गया, कोई रोक सकता है क्या? नहीं, दरारें थी और क्या भर गया? पानी। अब मानसून के बाद आती है सर्दी, और सर्दी में क्या होता है? टेम्परेचर पहाड़ी इलाकों में और ज्यादा कम होता है, और कम होता है। किसमें चेंज हो जाती? बर्फ में। किसमें? और बर्फ क्या बढ़ाता है? जगह ज्यादा घेरता है, आयतन बढ़ाता है। आयतन बढ़ेगा क्या? चट्टानों का आयतन बढ़ सकता है क्या? नहीं, चट्टानें उतरी रहेगी। तो ये बर्फ क्या करेगा? इनकी दीवारों पे क्या डालेगा? दबाव डालेगा। एक बार में कोई फर्क, लेकिन हर साल ऐसा होगा। धीरे धीरे दीवारें क्या हो जाएगी? खिसकने लग जाएगी, और खिसकेगी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? और टूटने को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वापस समझाता हूं। जल के बर्फ बनने पर, जल के बर्फ में फ्रीज होने पर, जमने पर आयतन कितना परसेंट? 9 गुना। मैं पहला ऑप्शन दूंगा 9 गुना। 9% बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 9%। याद रखना, रट लेना 9%। अब जब ये बढ़ता है और किसी दरार में यदि पानी पड़ा है तो वो अपने दीवारों पे क्या डालेगा? और दबाव डालेगा, तो दीवार क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, मतलब ये भी ज्यादा होगा उससे, उतने एरिया में 1465 टन दबाव आता है बर्फ से। कितना? 1465 टन। टन समझते हैं?
1000 किलो। यदि मेरे ऊपर 1000 किलो गिर जाए तो आदमी खत्म। 1465 टन, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना दबाव है। आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं सब लिखवा नहीं रहा, लेकिन याद रखना कितना परसेंट, किससे, बर्फ से। अब आपको लग रहा होगा कि बर्फ से हो रहा है ये, लेकिन एक्चुअल में किससे हो रहा है, ताप से। किससे, पानी तो पहले भी था, वो तोड़ रहा था क्या चट्टान को, लेकिन वो किस में बदला, किसकी वजह से, ताप क्या हो गया, काम हो गया। इसी में दूसरा पॉइंट लिखो, इसी में दूसरा पॉइंट लिखो, लिखो। चट्टानों की दीवारों में या चट्टानों की दरारों में उपस्थित जल बर्फ रूप में जमने पर उसका आयतन कितना बढ़ जाता है, जमने पर 9% को अंडरलाइन कर देना, 9% को अंडरलाइन करना, प्रतिशत को 9% बढ़ जाता है, जिससे किस पर, चट्टानों की दरारों पर क्या बढ़ता है, दबाव। बेटा बिना आवाज किए, दबाव बढ़ने से चट्टानें क्या हो जाती है, टूट जाती है। हम चाहते क्या है, क्योंकि मर्दा का निर्माण आवश्यक है। क्या हम तोड़ रहे हैं क्या, नहीं। अपना कोई रोल, किसका रोल है, भौतिक कारकों का। किसका है, समझ में आ रहा है, आ रहा है, पता चलेगा संडे को। थैंक यू। अच्छा, तारीफों से तो पूरा कमेंट बॉक्स पर रखा है इन्होंने। दिल टूट गया सर, क्यों, दिलीप सर की फर्स्ट कॉपी, चलो बढ़िया है, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। ओके, लिख लिया सबने, सबने लिख लिया, समझ में आया कितना परसेंट आयतन बढ़ता है। अच्छा, अब देखो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछेगा वो, बर्फ के जल में बदलने पर आयतन में क्या परिवर्तन होता है, 9% बढ़ता है घटता है। अब क्या है, बर्फ जल में, तो वापस क्या हो जाएगा, कितना घटेगा, फिर बढ़ा कितना था। तो ध्यान रखना, जल बर्फ बन रहा है कि बर्फ जल बन रहा है, जल बर्फ तो 9% और बर्फ जल तो 9%। अच्छा, आयतन बढ़ता घटता है तो घनत्व भी घटता बढ़ता है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आयतन का उल्टा कौन होता है, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व। एक बच्चे हैं कुछ बैच के, वो बोलते हैं कि सर तो दिन भर ऐसे ही करते हैं, अब शुरुआत हुई घटने बढ़ने की, फिर आएगा घनत्व, फिर आएगा स्थूल घनत्व, फिर आएगा मर्दा घनत्व, और उसमें ऐसे बोलते हैं कि सर दिन भर ऐसे करते हैं, घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, घटता क्या घटता है क्या बढ़ता है समझ में। तो तुम्हारा तो नॉलेज घटता है, मेरा बैंक बैलेंस ये चलता रहेगा, समझे। तो थोड़ा ध्यान से, कौन बढ़ रहा है, कौन, आयतन बढ़ने पर घनत्व घटेगा और घनत्व बढ़ने पर आयतन बढ़ेगा। समझ में आ गया, 30% से ज्यादा किसी को समझ में नहीं आया है। अच्छा, बहुत बार क्या है, लोक लिहाज से, समाज के डर से हाँ बोलनी पड़ती है। समझ में आ गया कि हाँ सर, ऐसे ही हो बहुत सारे, तो समझ में कुछ लोगों को आता है। आया क्या, घनत्व और आयतन एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। घनत्व बढ़ेगा तो, अब बर्फ जब जल में बदलता है तो आयतन घटता है, और जल जब बर्फ में कितना परसेंट, 9%। चलो तुम्हारा कल्याण हो गया। ओके, दूसरे नंबर पे लिखो जल द्वारा। किसके द्वारा, जल द्वारा। अच्छा, जल तो भयंकर रूप से, अरे जल क्या करता है, चट्टानों को काट सकता है, चट्टानों को बहा सकता है, चट्टानों को तोड़ सकता है। आपको पता है पानी जब बरसता है तो चट्टानों को तोड़ भी सकता है। तीसरे नंबर पे लिखो वायु द्वारा। किसके द्वारा, अच्छा वायु द्वारा कौन सी चट्टानें बनती है रे, मशरूम, तो लिखो वायु अपर्दन द्वारा। ये समझाने की जरूरत है क्या,
वायु अपरदन द्वारा कौन सी चट्टानें? मशरूम प्रकार की चट्टानें। कौन सी चट्टानें? मशरूम प्रकार। मशरूम तो जानते हो? कोई ऐसा तो नहीं है मशरूम नहीं जानता है कोई? चलो, मशरूम प्रकार की चट्टानें बनती है। क्या हुआ? कौन जा रहा है? क्या जा रहा है? अच्छा, वहां पे है। हाँ, चलने तो। वो तुम्हें तंग कर रहा है क्या? क्या है? अरे वो नहीं, वो दाल होती है, ये मशरूम। अरे बेटा, अब मशरूम बतानी पड़ेगी तुझे। चलो मशरूम देखते हैं पहले तो। अरे एग्रीकल्चर लेके बर्बाद हो रहे। बटन मशरूम, स्ट्रो मशरूम, राइस स्ट्रो नहीं आती, मशरूम। अच्छा, मशरूम टाइप रॉक से लिख लिया क्या? ये देखो, मशरूम के टाइप ही टाइप आ गए। अब मशरूम देखिए, फिर खाने का मन होगा। हैं? ये फोटो दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? हाँ, कौन सा वाला दिखाना? ये दिखाना है। अब ये देखो, ये वाला है। एक्चुअल में ये ढंग से पता चल रहा है, ये मशरूम है बेटा। ये क्या है? मशरूम। अब इसमें क्या बताना है? क्या हुआ? किसकी? अरे सांप की छतरी होती है? ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा। देखो, मैं बताऊं, दो प्रकार की मशरूम मार्केट में मिलती है। एक होती है खाने योग्य, एक में खाने योग्य। खाने योग्य में नहीं होती, पतली झिल्ली वाली मशरूम आपने बहुत बार देखी होगी, उनको टोड स्टूल बोलते हैं, जहरीली होती है। कैसी होती है? लेकिन आज के टाइम में मशरूम का उत्पादन और मशरूम की बिक्री एग्रीकल्चर में बूम ला चुकी है। एग्रीकल्चर में आपको पता नहीं होगा, यहां जितने भी 5 स्टार, 7 स्टार, 3 स्टार होटल्स है, वहां पे मशरूम की सब्जी 1000 रुपए से लगाकर आप इमेजिन नहीं कर सकते, उतनी उतनी महंगी आ रही है। अब नॉर्मल रेस्टोरेंट में चले जाओ, 300 से 400 रुपए की एक प्लेट जिसमें 100 ग्राम मशरूम भी नहीं होगी, 300 से 400 रुपए की प्लेट आ रही है। अब आप देखिए, ये मशरूम जो है, ये उगाना इतना ही आसान है कि सिर्फ कचरे पे, स्ट्रो जो होता है ना राइस का भूसा, उस भूसे के ऊपर उग जाती है। तो उगाना बहुत आसान है और ये बिकती बहुत महंगी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन जो होता है वो बहुत अच्छा प्रतिशत पाया जाता है। तो जो भी नॉन वेज वाले हैं, वो तो अपना प्रोटीन, अपना जो भी आपका खाना है उसकी आपूर्ति नॉन वेज खा के कर लेते हैं। जो भी वेज वाले हैं, शाकाहारी, उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। कौन? मशरूम। मशरूम नहीं तो फिर दो ही सब्जियां उनके माइंड में आती है, मशरूम नहीं तो पनीर नहीं तो मशरूम नहीं तो तीसरी सब्जी उनके माइंड में। इसका बहुत अच्छा बूम चल रहा है। मशरूम के जैसी चट्टानें बनती है किससे? वायु के अपरदन से। कहां पे? पश्चिमी राजस्थान में। कहां? अरावली पर्वतमाला में। तो लिखिए, पश्चिमी अरावली में कहां पाई जाती है? कौन सी चट्टानें? कहां पे? पश्चिमी अरावली में। माउंट आबू घूमने गए हो? वहां पे टोड और नन चट्टानें पाई जाती है। आप उसमें भी जरा ध्यान से देखोगे, उसमें भी एक पूरा परत निकल गई है। किससे निकली है? हवाओं के द्वारा, पश्चिमी अरावली में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आया? तीन बातें बताई। कितनी बातें बताई? एक तो चट्टानें टूटती है बर्फ से, एक चट्टानें टूटती है ताप के दैनिक अंतर से, एक आवाज से। आवाज से कौन सी? ताप के दैनिक अंतर से, प्याज नुमा। और चट्टानों की दरारों से, बर्फ के द्वारा। किसके द्वारा? बर्फ के द्वारा। चलो, दूसरे नंबर पर लिखो रासायनिक। क्या लिखोगे? रासायनिक अपक्षय। रासायनिक में 6 प्रकार का अपक्षय है। कितने प्रकार का है? 6 प्रकार। कौन से इलाके में ज्यादा होता है? कौन से इलाकों में? आर्द्र इलाकों में। कौन से इलाकों में? कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का है। याद कर लोगे क्या? पक्का? शिकायत तो नहीं करोगे? पहले नंबर पे है विलयन। क्या नाम है? दूसरे नंबर पे है जल योजन। क्या नाम है? तीसरे नंबर पे है जल अपघटन। क्या नाम है? जल अपघटन। जल अपघटन को बोलते हैं दोहरा अपक्षय। क्या बोलते हैं? दोहरा अपक्षय। दोहरा अपक्षय क्या होता है? 2 बार अपक्षय होता है। कितने बार अपक्षय होता है? यह सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे क्या है? तो कौन सा रासायनिक अपक्षय सबसे महत्वपूर्ण है?
जल अपघटन। फिर होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? फिर होता है अपचयन। क्या होता है? ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इन दोनों को साथ में अपचोपचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुना है? रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? और ये होता है कार्बोनीकरण। क्या होता है? कितना हो गया? 6 प्रकार। पहले नंबर पे लिख लो बस। दोहरा आपसे क्या होता है? 2 बार आपसे होता है, मतलब मरा हुआ इंसान वापस, अरे मर जाए, मरा हुआ वापस मर जाए, मतलब 2 बार मर गया। ये भी 2 बार टूटती है। कितने बार? 2 बार। वो हाथी सीमेंट का एड नहीं देखा? देखा है? क्या एड है? वो भूत वाला। तुम्हें शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, सुन रखा होगा। नहीं सुना हुआ? बहुत अच्छा एड है वो तो। एक कोई बंदा नया नया भूत बनता है, तो उसको वहां पे भूत बंगले में मन नहीं लगता, तो एक पुराना भूत होता है, अनुभवी भूत, वो बोलता है तो टेंशन मत ले, मैं तेरा यहां मन लगा दूंगा, आज मूवी देखने चलते हैं। क्या देखने चलते हैं? कि कौन सी मूवी की? भूतनाथ। कौन सी? तो ये मूवी देखने जाते हैं। जाते हैं तो दौड़ते दौड़ जाते हैं, दीवारें पार कर लेते हैं, बीच में रास्ते में जो भी आया पेड़ पौधे सबको पार कर लेते हैं। फिर एक बड़े वाला भूत जो है, बुढ़ा वाला, वो बोलता रुक जा, आगे मत दौड़। वो रुकता नहीं है, एक दीवार से टकराता है और गिर के वापस मर जाता। हाथी सीमेंट, ऐसी सीमेंट जिससे बनी दीवारें इतनी मजबूत कि भूत भी पार नहीं कर पाए। मैं भी एक सीमेंट कंपनी खोलूंगा, भालू सीमेंट है? चलो लिख लिया। कितने प्रकार का? पहले नंबर पे देखो, क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अपचय की सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया कौन सी है? क्या बोलते हैं? सबसे? ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, बस नाम लिखना। जैविक में कुछ लिखना। फिर किसके द्वारा होती है? जीवों के द्वारा। किसके द्वारा? जीवों के द्वारा। समझ में आ गया? बढ़िया, आगे चलो। अब देखो, पहले हमने किसको तोड़ा? चट्टान को। चट्टान तोड़ के क्या बना? पैतृक पदार्थ। क्या बना बेटा? क्या बना? अब पैतृक पदार्थ टूटेंगे तो क्या बनेगी? मृदा। क्या बनेगी? अच्छा, चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अच्छा, अपक्षय से क्या बनता है? पैतृक पदार्थ से मृदा बनना, मृदा निर्माण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? क्या कहलाता है? किसका निर्माण? क्या बना चट्टान टूट के? क्या कहलाता है? पैतृक पदार्थ से क्या बनी? क्या कहलाता है? अब देखो, किसी भी वस्तु के निर्माण में, किसी भी वस्तु के निर्माण में 2 चीजें आवश्यक है। कितनी चीजें आवश्यक है? 2। मैंने पहले बता रखा है क्या तुम्हें? नहीं। मैगी बनाना आता है? मैगी, चाय, कॉफी वगैरह? अच्छा, कुछ नहीं, बहाना बनाना तो आता है। चलो, तो सबसे पहले आप मैगी बनाओगे, तो मैगी के लिए क्या आवश्यक है? सीधी पानी। मैगी का पैकेट भी तो चाहिए, मैगी भी चाहिए। नहीं, मसाला चाहिए, पानी चाहिए, और गैस स्टोव चाहिए, पतीला चाहिए, चम्मच चाहिए, कुछ और मसाले या वेजिटेबल चाहिए, यदि दाल नहीं हो, स्वाद बढ़ाना हो। अच्छा, इतना होने से बन जाएगी क्या? बन जाएगी क्या? नहीं, एक बनाने वाला भी चाहिए, या बनाने वाली भी चाहिए। हाँ, जो भी चाहिए तुम्हें, लेकिन होना चाहिए। अच्छा, क्या बनाने वाला या वाली होने से बन जाएगा क्या? उसको बनाना आना भी चाहिए। तो इसका मतलब बहुत लंबी प्रोसेस है। यदि सब कुछ है लेकिन बनाना आता नहीं है तो बनेगी। अच्छा, चाय का उदाहरण देता हूं। आपने यहां चाय पी? उदयपुर में पिए? चाय के कितने भी स्टॉल में चले जाओ, कितने भी दुकानों पे चले जाओ, हर दुकान की चाय का स्वाद क्या है? हर एक, आपका जो थड़ी है उसके चाय का स्वाद क्या है? अलग है। अलग क्यों है? चाय तो वही है, दूध वही है, तो अलग क्यों है? क्योंकि बनाने की प्रक्रिया अलग है। बनाने की, तो एक तो होती है बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, और एक होती है बनाने की प्रक्रिया। अब मैं किसका बनाना चाह रहा हूं? मिट्टी। तो मिट्टी में भी एक बनाने के लिए आवश्यक सामग्री होगी और एक बनाने की प्रक्रिया। तो कितनी चीजें? तो मिट्टी निर्माण में कितनी चीजें? मिट्टी के निर्माण में कितनी चीजें? बनाने के लिए आवश्यक सामग्री को हम बोलते हैं मृदा निर्माण कारक। क्या बोलते हैं? मृदा निर्माण कारक। और जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं मृदा निर्माण
प्रक्रिया। मृदा निर्माण, तो कितनी बातें हो गई भैया? पहले नंबर पे कौन सी? दूसरे नंबर पे मृदा निर्माण प्रक्रिया। अब जब हम कारकों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कारकों। किसकी? मृदा निर्माण। मृदा निर्माण। अच्छा मैं बोलूं मृदा निर्माण क्या होता है, बता दोगे क्या? क्या होता है? पैतृक पदार्थ से किसका बनना? पैतृक पदार्थ से किसका बनना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मृदा निर्माण। अब मृदा निर्माण कारक का मतलब वो सामग्री, मैगी, आपका जो पानी चाहिए, पतीला चाहिए, चम्मच चाहिए, गैस स्टोव चाहिए, वो सब किस में आएंगे? कारक में। इवन बनाने वाला भी किस में आएगा, लेकिन बनाने की प्रक्रिया किस में आएगी? प्रक्रियाओं में आएगी। अब इसमें कारक जो है उसके लिए सबसे पहले एक वैज्ञानिक बड़े फेमस हुए, तुम सब जानते हो उनको, उनका नाम है डोकोचेव। क्या है नाम? क्या नाम है? डोकोचेव ने मृदा के कारक बताए, और कितने कारक बताए? 3 कारक बताए। कितने कारक बताए? लेकिन कारक 3, तो पहले पहले बता के चले गए। कितने कारक बता के चले गए? कितने कारक? कितने कारक? कौन कौन से कारक? तो पहले नंबर पे तो उन्होंने बताया जलवायु। क्या बताया? एक बात गिन के गांठ बांध लेना, अभी बोल रहा हूं। जलवायु एक ऐसा कारक है जो क्या करता है? मिट्टी के निर्माण में सर्वाधिक भूमिका अदा करता है। मिट्टी के निर्माण में, वापस बोलो, मिट्टी के निर्माण में सर्वाधिक भूमिका किसकी है? कोई भी कैसा भी मिट्टी है, उनके रूप, रंग और उसके स्वरूप को बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? जलवायु की। कुल मिला के जलवायु आपके फ्रेंड सर्कल है। जलवायु क्या है? आपका जो भी वातावरण है, आपके आसपास का माहौल क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। अब देखो, आपने देखो, आप जैसी संगति में रहोगे आप वैसे बन जाओगे। हर मम्मी पापा चाहते हैं कि मेरी जो बेटा या बेटी है वो अच्छी संगति में रहे, लेकिन जैसी संगति में रहता है वैसा बन जाता है। कौन है वो? जलवायु। अब मिट्टी अच्छी है या बुरी है, किस पर निर्भर करेगी? अच्छा, बहुत बार मिट्टी जो जिससे बनी है वो खुद ही वैसे ही होते हैं, उसका मतलब वैसी मिट्टी भी क्या बन जाएगी? वैसी। तो दूसरे नंबर पे कौन है? पैतृक पदार्थ, उनके खुद के मम्मी पापा। तो याद रखना, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पैतृक पदार्थ, और तीसरे नंबर पे है जीव मंडल या जैव। जीव क्या कहलाता है? जीव। तो पहले नंबर पे किसने बताए? कितने बताए? लेकिन 3। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए। उसके बाद कौन आया? एक और साइंटिस्ट आया, नाम था जेनी। क्या नाम था? क्या नाम था? जेनी। याद रखोगे नाम? जेनी। कब आए? 1941 में। कब आए? अरे बोला कि डोकोचेव ने 3 ही बताए, एक्चुअल में कितने होते हैं? 5 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? तो कितने कारक बताए जेनी ने? कितने कारक बताए? 5 कारक बताए। अच्छा कौन कौन से? तो इन्होंने कहा मैं एक फॉर्मूला देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं? फॉर्मूला समझते हैं? सूत्र क्या क्या कहते हैं? S बराबर F CL, स्मॉल है दोनों ही, BRPT। कुछ यहां पे आपके डॉट्स थे और फिर आपका ब्रैकेट बंद है, तो याद रखना S इक्वल टू FCL। अब इसमें देखो पहले नंबर पे क्या है? CL। पहले नंबर पे क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है? फिर T। T का मतलब टाइम, मतलब समय। CL का मतलब क्लाइमेट, मतलब किसने बताया ये सब? B का मतलब बायोस्फीयर, मतलब जैव मंडल। क्या बताया? उसने बताया जीव, इसने बताया। R का मतलब होता है रिलीफ। क्या मतलब होता है? और रिलीफ को हिंदी में बोलते हैं स्थलाकृति। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और P का मतलब होता है पेरेंट मटेरियल, मतलब पैतृक। कितने कारक? अच्छा 3 तो पहले थे, कौन कौन से? नाम क्या था जैव मंडल का? 2 नए आए, कौन कौन? कितने हो गए? कितने हो गए? फिर एक भैया और आए, फिर एक भैया। उन भैया ने कहा कि कारक एक्चुअल में 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार में। कारक कितने हैं? 5 कारक किसने बताए? लेकिन 2 प्रकार किसने बताए? जोफे ने। किसने बताए? तो जोफे ने मृदा निर्माण कारकों के कितने कारक? 2 प्रकार। कितने प्रकार? लेकिन 5 कारक किसने बताए? 2 प्रकार किसने बताए? 3 कारक किसने बताए? लेकिन एक्चुअल में होते कितने हैं? बताए किसने? कौन से ईयर में? इनको 2 भागों में किसने बांटा? कौन से साल में? कितने भागों में? कितने भागों में? एक को उन्होंने बोला कि सक्रिय कारक है। कैसे कारक है? कैसे कारक? सक्रिय कारक कितने हैं? 2। कितने हैं? जलवायु। और उन्होंने कहा 3 कारक है वो निष्क्रिय कारक है। कैसे कारक है? और निष्क्रिय कारक कितने हैं? 3। कौन कौन से?
किसने बांटे ये? जोफिन। कितने भागों में? कौन से साल में? 3 कारक किसने बताए? 5 कारक किसने बताए? 5 कारक को एक सूत्र में लिखा। सूत्र क्या है? एस बराबर सीएल का मतलब, बी का मतलब, कितने भागों में? सक्रिय और सक्रिय कितने हैं? निष्क्रिय कितने हैं? किसने बताए? कौन से साल में? बस, बहुत बढ़िया। यहां से कहां शुरू किया? यहां से, यहां से करना शुरू। ऊपर हेडिंग डाला देना मृदा निर्माण। क्या लिखा देना? मृदा निर्माण, सोइल फॉर्मेशन। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे अपन। लिख लिया? आराम से। क्या टाइम हो गया? क्या हटाऊं? नहीं, एक कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे ही आता रहता है। वो तो आज बीजेपी वाले जीत गए तो ज्यादा ही ऐड दे रहे हैं। थैंक यू बेटा। हाँ, ऐसे करते रहता है, हर 5 मिनट में एक तारीफ हो जानी चाहिए। चलो, थैंक यू थैंक यू। लिख लिया सबने? मर्द निर्माण कितने चरणों में? पहले अपक्ष फिर मर्द निर्माण, पहले अपक्ष फिर मर्दा। मर्द निर्माण की कितनी चीजें? एक कारक और प्रक्रियाएं। पहले क्या पढ़ रहे हैं हम? कारक पढ़ रहे हैं, तो लिखो कारकों के बारे में। लिख लो मर्द निर्माण कारकों के बारे में। कितने कारक? पहले तो 3 कारक। किसने बताए? कांग्रेस जीती अंता में, बहुत बढ़िया। जो भी जीते, पढ़ना तो अपने को ही पड़ेगा। कांग्रेस जीती तो भी अपने को पढ़ना पड़ता, बीजेपी जीती तो भी पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसा हो जाए ना, कोई जीते और मुझे कमाना बंद करना पड़ जाए, मजा आ जाए। ऐसी जीत हो किसी की। नहीं नहीं, बस बस। तुम सब, मुझे सब पता है तुम क्या करना चाहते हो। ये बदला वही लोगे हैं? वही है जो एक बार के शहर खड़े हो जाओ, सारे वोट आपके साथ हैं, फिर वहीं जाके। और तुम तो सारे 200 में बिकने वाले हो हैं? नहीं बिकोगे? चलो चलो लिखो, तुम लिखो। तुम सुपरवाइजर बन जाओ, फिर मैं सुपरवाइजर संघ का इलेक्शन लड़ूंगा। जैसे मजदूर संघ का नहीं होता, सुपरवाइजर संघ का इलेक्शन। ठीक है? हाँ। फिर वो बोलना, सर आप संघर्ष करो, हम आपके। हाँ, ये सब बोलने की बातें हैं। चलो, लिख लिया क्या? कितने कारक? किसने बोला? 2 पूछे उन्होंने। चलो आगे। क्या हो गया? ज्यादा समझ में आ गया क्या? नहीं, क्या बोल रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा? हाँ सही है, वाह यार। तुम दोनों रियल में लखन से तो नेता ही हो।
बीजेपी वाले बोलते सर कांग्रेस की गलती है, जवाहरलाल नेहरू ऐसे करके गए, और कांग्रेस वाले बोलते बीजेपी की गलती है। अब दोनों आपस में बता रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। चलो चलो लिख लो तुम, ज्यादा फ्रैंक मत हो। सर सच में आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो क्या? अरे बेटा नहीं कर रहा हूं मैं, नो टेंशन रहो तुम्हें। नहीं, कोई कंपटीशन नहीं बढ़ाऊंगा मैं, फॉर्म ही नहीं भरूंगा मैं, एलिजिबल ही नहीं हूं, मेरी ओवर एज हो गई है। लिमिटेशन जितनी थी ना अटेम्प्ट, वो पूरे कर लिए मैंने। 7 बार एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिख दिया बेटा सबने आराम से। कितने कारक? 5 जैनी ने बताए। 3 कारक किसने बताए थे? डोकुचिया ने। जोफे ने कितने भागों में बांट दिया? सक्रिय और सक्रिय कितने, निष्क्रिय कितने? क्वेश्चन ऐसे आएगा, निम्न में से कौन सा सक्रिय कारक है? ऑप्शन में आएगा स्थलाकृति, पत्रक पदार्थ, समय और जैव मंडल। जैव। क्वेश्चन सिंपल सा पूछेंगे आपसे। अब तो लिख लिया होगा सबने। ये कौन सा बैच है? 8-9। लिख लिया सबने? अब तो लिख ही लिया होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये तो थे मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के कारक। अच्छा, मिट्टी के निर्माण के लिए सबसे बेस्ट जलवायु कौन सी है? बेस्ट जलवायु, मिट्टी के निर्माण के लिए सबसे उत्तम जलवायु कौन सी है? शुष्क, आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु? उष्ण या फिर शीत? उष्ण या फिर शीत? उष्ण। ताप जितना ज्यादा होगा, ताप में दैनिक अंतर उतना ज्यादा होगा, चट्टान उतनी ज्यादा टूटेगी। तो लिखिए मृदा निर्माण के लिए सर्वोत्तम जलवायु। ये लिख लिया बेटा सबने? सभी ने? चलो, मृदा निर्माण के लिए सर्वोत्तम जलवायु, मृदा निर्माण के लिए सर्वोत्तम जलवायु। कौन सी जलवायु? आर्द्र और उष्ण। आर्द्र का मतलब क्या होता है बेटा? आर्द्र का मतलब नमी युक्त, मतलब जहां बारिश ज्यादा हो रही है। उष्ण का मतलब जहां तापमान अधिक है। तो ऐसी जगह जहां तापमान तो होता है ज्यादा और बारिश भी होती है ज्यादा, उसको बोलते हैं आर्द्र उष्ण। भारत में ऐसा कहां पाया जाता है? कौन से भारत में? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये वाले जो राज्य हैं वहां पे कैसी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र और उष्ण। ऊपर जाओगे तो ऊपर तो सबसे ऊपर टॉप पे पाई जाती है शीत और शुष्क। शीत और लेह लद्दाख में पाई जाती है शीत, मतलब ठंड बहुत, और शुष्क मतलब पानी बिल्कुल। लेकिन आप पूर्व की तरफ जाओगे तो पूर्व पाई जाती है शीत और आर्द्र। जैसे आप इधर आओगे असम की तरफ और नीचे की तरफ आओगे तो वहां ठंडी जलवायु भी है और बारिश भी खूब है। अच्छा, आप इधर नॉर्थ की तरफ, पश्चिमी राजस्थान की तरफ या पश्चिम की तरफ आओगे तो बारिश तो और तापमान, तो उसको बोलते हैं उष्ण शुष्क या शुष्क उष्ण। तो ना तो उष्ण शुष्क में ज्यादा है, ना शीत शुष्क में ज्यादा है, ना शीत आपके आर्द्र में ज्यादा है। सबसे ज्यादा कहां है? आर्द्र उष्ण में। तो सबसे ज्यादा मिट्टियां कहां बनती है? दक्षिणी भारत में। कहां बनती है? लिख लिया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मृदा निर्माण प्रक्रियाएं। मृदा निर्माण प्रक्रियाएं। कारक पढ़ लिए? याद रह जाएंगे? पक्का? बहुत बढ़िया। मृदा निर्माण प्रक्रियाएं। कौन सी निर्माण की प्रक्रियाएं? मृदा निर्माण की प्रक्रिया। अच्छा देखो, मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या होती है। पहले नंबर पे मृदा निर्माण की प्रक्रिया निक्षालन। क्या नाम है? इसको बोलते हैं इल्यूविएशन। क्या बोलते हैं? नाम याद रख लोगे? क्या नाम है?
इलुविएशन, स्पेलिंग याद रखना, ELUVIATIO, क्या बोलते हैं? इलुविएशन। दूसरे नंबर पे होता है निक्षेपण, क्या होता है? क्या नाम है? इसको बोलते हैं आइलुविएशन। क्या बोलते हैं? आइलुविएशन। दोनों बातें याद रखना, स्पेलिंग सहित याद रखना। पहले नंबर पे है इलुविएशन, दूसरे नंबर पे है आइलुविएशन। एक का नाम है निक्षालन, एक का नाम है निक्षेपण। अब मत लिखो, लिखो मत, अभी समझ लो। पहले नंबर पे है इलुविएशन, आइलुविएशन। समझो मेरी बात। मान लो कोई मिट्टी का ढेर है, पेत्र पदार्थ का ढेर है, और इस ढेर के ऊपर क्या हो रही है? बारिश हो रही है। क्या हो रही है? तो बारिश में धीरे धीरे पानी की बूंदे बारिश से क्या जाएगी? नीचे की तरफ। पानी जो होता है वो घुल विलायक होता है। क्या होता है? मतलब चीजों को घोलता है, चीजों को क्या करता है? विलायक है। क्या है? क्या है विलायक? मतलब घोलने वाला, मिक्स करने वाला। तो ये चीजों को घोलेगा, तो मिट्टी में जैसे आएगा तो मिट्टी के कुछ पदार्थों को अपने साथ क्या कर देगा? घोल देगा। क्या कर देगा? चीजें घुलेगी तो कहां जाएगी? नीचे की तरफ। घुलेगी तो कहां जाएगी? घुलकर जल के साथ मृदा के पदार्थों का, जल के साथ, किसके साथ? पानी के साथ, जल के साथ मृदा के पदार्थों का घुलकर नीचे जाना निक्षालन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इसी निक्षालन को क्या बोलते हैं? इलुविएशन। क्या बोलते हैं? इलुविएशन। क्या बोलते हैं? लेकिन ये बहुत ज्यादा दूर जा नहीं पाता। बहुत ज्यादा दूर जा, घर से रवाना तो होता है कि गोवा जाऊंगा, लेकिन जा कुछ दूर जाकर रुक जाता है। क्या हो जाता है? और वहीं जाके जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? जहां जमा होता है उसको बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं आइलू। अब मैं बोलूं, एक बात बोलूं, आप ऐसे याद कर सकते हो, मर्दा के अवयवों का जल के साथ धुलकर नीचे जाना क्या कहलाता है? इलुएशन। जल के अवयवों का मर्दा के एक संस्तर में जाके जमा हो जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इससे मर्दा के दो संस्तर बनते हैं। कितने संस्तर बनते हैं? इलुवियल से बनता है ई संस्तर। कौन सा संस्तर? इसका दूसरा नाम है A2 संस्तर। क्या नाम है? अच्छा, आइलुवियल से बनता है आइलुवियल संस्तर, जिसका नाम है बी संस्तर। कौन सा नाम है? जिसको बोलते हैं निक्षेपित संस्तर। कौन सा बोलते हैं? आगे बात समझ में। कितने संस्तर बने? ऊपर वाला ए या फिर ए? कौन से प्रक्रिया से? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बी संस्तर। किससे बना? क्या होने से? किसके जमा होने से? ऊपर वाले के। किसके साथ आने से? क्या पानी भी यहां जमा होगा? क्या पानी कहां चला जाएगा? ऐसा है कि पानी घर से निकला और कहां जाना चाहता था? गोवा। कहां जाना चाहता था? रास्ते में आया तो इन्हें अपने कुछ दोस्तों को तैयार कर लिया। दोस्तों ने घर से पूछा, घर वाली की परमिशन ली, दोस्तों के साथ तैयार होके चला। जैसे ही मुंबई की क्रॉस की सीमा, घर वाली का क्या आ गया? जा कहां रहे हो? वापस तो मेरे पास ही आना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो घर वाला क्या हो गया? डर गया। पानी को बोला, बेटा तू तो जा, तू तो 4 दिन साथ में है, 40 साल किसी और के साथ बिताने हैं, तो भैया यही रुक, आगे जा। अब यहां से पीछे भी जा, क्योंकि किसका खौफ है? हाँ, लुगाई का खौफ है। आगे बात समझ में। तो खौफ से बना बी, बी मतलब डर। तो कौन सा से बना? बी। ऊपर कौन सा? ए तू। क्या है ए तू? तो ये बोलती ए तू। किसको बोलती है? कौन सा? ई संस्था। आगे समझ सबको। कितनी प्रक्रियाएं? एक कौन सी? ऊपर से आने को क्या बोलते हैं? नीचे जमा होने को क्या बोलते हैं? निक्षेपण बोलते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। तो ये एक तो हो गई निक्षालन, एक हो गई। तो याद रखना, मृदा के अवयवों का, किसका? अवयवों का जल में घुलकर संस्तरों से बहना क्या कहलाता है? निक्षालन कहलाता है। और कौन सा संस्तर बनता है? कौन सा संस्तर? ए या फिर A2 संस्तर बनता है। अच्छा, जमा होना क्या कहलाता है? मृदा अवयवों का मृदा संस्तरों में जमाव क्या कहलाता है? निक्षेपण। क्या बोलते हैं इसको? बी संस्तर, आइलुविएशन। देख लो दोनों, ये क्या है? मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं हैं, निक्षालन और निक्षेपण।
सर क्या आपकी क्लास आज 2 घंटे होगी? सर आपको 2 घंटे झेलना पड़ेगा। सर आपने एक दिन बोला था आप सुपरवाइज की तैयारी कर रहे हो, आज बोले हो नहीं कर रहे हो। चलो सर आपकी वाइफ को जॉब लगा दो, आप बैठे रहोगे खाओगे। मेरी नहीं लग रही। कहां जा रहा बेटा? हाँ हाँ आराम। और किसी की बोतल ले जाओ। नहीं, और किसी को पानी वगैरह प्यास वगैरह लगी, कहीं जाना हो तो जा सकते हैं एक एक करके। बाकी क्लास अब चल रही है तो बढ़िया चलने दो, ज्यादा माहौल सही। मन लग रहा है? जिसका नहीं लग रहा घूम आओ। नहीं नहीं चलो बढ़िया। मन नहीं लग रहा तो जाओ। लगे। चलो ये दोनों बातें समझ में आ गई? दोनों आ गई? चलो अब देखो, मिट्टी में ये सब जमा होने लग गए और A2 और कौन सा सेंसर बन गया? डी। फिर कुछ कार्बनिक पदार्थ आके मिट्टी की सतह पे गिर जाते हैं और कार्बनिक पदार्थों के गिरने से ह्यूमस का संस्तर बनता है। किसका संस्तर बनता है? और उसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। क्या बोलते हैं? तो एक और प्रक्रिया होती है, नाम है ह्यूमिफिकेशन। क्या नाम है? ये भी मृदा निर्माण का क्या है? प्रक्रिया है। क्या है? तो ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? मृदा के ऊपरी संस्तर में किसका निर्माण होना? मृदा के ऊपरी संस्तर में। कौन संस्तर में? ऊपरी संस्तर में कार्बनिक पदार्थों से। किससे? कार्बनिक पदार्थ कहां रहेंगे? ऊपर ही तो रहेंगे। तो पेड़ पौधे सारे कहां हैं? ऊपर। हम जीव जंतु कहां हैं? तो हमारे अपशिष्ट कहां हैं? ऊपर। तो कहां रहेंगे? ऊपरी संस्तर में। क्या हो गए? कार्बनिक पदार्थों से। किससे? कार्बनिक पदार्थों से किसका निर्माण होना? ह्यूमस का निर्माण होना। किसका निर्माण होना? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। अच्छा, ह्यूमिफिकेशन से एक संस्तर बनता है। क्या बनता है? कौन सा संस्तर बनता है? ओ संस्तर बनता है। कौन संस्तर? बेटा जीरो मत लिख लेना, ये ओ है। क्या है? ओ। ऐसे नहीं कि जीरो संस्तर बनते, ओ संस्तर का निर्माण होता है। कौन संस्तर का? कितने संस्तर बन गए? पहले ऊपर से ऊपर ओ, फिर A2 या E, फिर B। नीचे चट्टान है, उनको आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब यह सब समझ में आ जाएगा, बस ये लिख लो। ह्यूमस का निर्माण किससे होता है? पर कहां होता है? ऊपरी परत में। क्या होता है ह्यूमस में? आगे एक और क्लास लूंगा, वहां समझाऊंगा। अब ये लिख लो बस। एट द एंड आप सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 8 मार्च को तो आ ही जाएगा। हाँ बेटा 2 घंटे है क्लास। अब इसमें क्या समझाऊं मैं? 2 घंटे है तो है। चलो ठीक है, लिख लिया? समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? कौन सा फिकेशन? ह्यूमिफिकेशन। कहां? कौन सा संस्तर? निक्षालन से। कौन सा? ई या ए? निक्षेपण से। बी संस्तर। अब 2 प्रक्रिया और समझनी है। कितने प्रक्रिया? 2 प्रक्रिया। समझ लो कि क्या सब रेडी हो? सब? कितनी प्रक्रियाएं? कितनी? एक है पोड जोलीकरण। क्या नाम है? नाम याद करो, पोड जोलीकरण। पोड। 2 अच्छे दोस्त हो, बहुत खास दोस्त हो, 2 उनको कभी क्लास में पास में बैठना और लाइब्रेरी में भी पास में नहीं बैठना चाहिए। बड़ा नुकसान है, सिलेक्शन रुक भी सकता है। अच्छे दोस्त को तो ब्लॉक करके रखो एग्जाम की तैयारी तक। पास में बैठना भी, पास और आस पास बैठने वाले दुश्मन होने चाहिए दोस्त। फिर बातें में लग जाओगे, बातों में लिखोगे तो पढ़ पाओगे क्या? दिन भर उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा है, इतना तो सुंदर ही नहीं है वो जितना तो स्माइल कर रहा है। तो ज्यादा अपने दोस्ती नहीं रखनी। आगे बात समझ में? तेरा बारे में किसी को पता नहीं चला, तुम दोनों दोस्त हो, अच्छी बात है। पता किसी को? कल से दोनों पास नहीं बैठने चाहिए, ठीक है? तुझे ही बोल रहा हूं, क्या सामने देख रहा है? ओके, तो बताओ कितनी बातें याद रखनी है? पहले नंबर है पोड जोलीकरण। क्या याद रखना है? दूसरे नंबर पे याद रखना लेटेरीकरण। क्या नाम याद रखना है? लेटेरीकरण, पोड जोलीकरण। लेटेरीकरण, लेटेरीकरण, लेटेरीकरण। अब 2 बातें मैं आपसे पुरानी क्लास की वापस पूछना चाहता हूं। मिट्टी के मतलब भूपपड़ी के सबसे ज्यादा कौन से तत्व पाए जाते हैं? ऑक्सीजन। फिर
फिर आयरन। लिखवाए तो मैंने अलग अलग थे, लेकिन कभी अलग अलग रहते, ये कभी अलग अलग रहते, ये जोड़े में रहते हैं। कैसे रहते हैं? ऑक्सीजन बोलता मैं अकेला रहूंगा, तो सिलिकॉन बोलता मेरे साथ जोड़ा बना ले, तो जोड़ा बनता है SiO2। SiO सिलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? सिलिका। तो याद रखोगे सिलिका, क्या याद रखोगे? किसको बोलते हैं? Si। किसके साथ? Si ऑक्सीजन के साथ। कौन सा बन गया? SiO2। फिर बोलेंगे हम भी क्यों अकेले रहे? हम भी अकेले नहीं रहेंगे। तो ये बोले एल्यूमिनियम, मैं भी ऑक्सीजन के साथ जाऊंगा, तो बन गया Al2। Al2 Al2। आयरन बोला मुझे भी जाना है, बोले Fe2। आगे बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं? सिलिका। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा, इसमें देखो दोनों में कॉमन है कि नहीं? ऑक्सीजन कितने, इसमें एल्यूमिनियम कितना, तो आयरन भी कितना। अब मैं एल्यूमिनियम और आयरन को मैंने आर लिख दिया। क्या लिख दिया? तो एक्चुअल में आर है कितने? 2। आर कितने? अच्छा, ऑक्सीजन कितना है? R2O3। इन दोनों का कॉमन नाम है, इन दोनों का साथ में नाम है, संयुक्त नाम है R2। जिसमें आर कौन है? या फिर एल्यूमिनियम के साथ कितने ऑक्सीजन, आयरन के साथ कितना ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम के साथ कितना एल्यूमिनियम, आयरन के साथ कितना तो आर लिख दिया। इसको क्या लिख दिया? ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2। ये ऑक्सीजन कितने? 3। इसका एक नाम है, इसका क्या है? नाम। इस नाम को बोलते हैं सेस्फी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कौन सा ऑक्साइड? मैं जब 12th में था तो मेरे सर पढ़ाते थे सेस्फी ऑक्साइड, तो मुझे लगता था जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, पोटेशियम ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ऐसे ही कोई सेस्फी कोई तत्व होगा। क्या होगा? और तत्व कहां पाए जाते हैं? आवर्त सारणी में। तो हमने गए आवर्त सारणी में इस नाम का कोई तत्व मिला ही, तो सेस्फी नाम का कोई तत्व नहीं है। एक्चुअली कोई सेस्फी नाम का तत्व होता ही। ये 2 प्रकार के ऑक्साइड को साथ में बोलते हैं। किस किसके? और एल्यूमिनियम और आयरन। एल्यूमिनियम और इनके जो आपके एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड होते हैं, ये सारी होते हैं। कैसे होते हैं? और सिलिका का ऑक्सीजन जो होता है वो होता है अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय। याद रहे तो ठीक, नहीं तुम याद रखने की जरूरत, बस इतना याद रखना। सिलिका किसको बोलते हैं? SiO। सेस्फी ऑक्साइड किसको बोलते हैं? आर का मतलब क्या है? Al2O3 और Fe2O3। अब देखो सोइल के अंदर ये भूपपड़ी में ज्यादा है, तो मिट्टी में भी ये क्या होंगे? तो मिट्टी में ज्यादा कौन होगा? या तो SiO2 या Si, या फिर R2O3। क्या मुझे R2O3 लिखने की जरूरत है क्या? Al2 Fe2 नहीं लिखूं तो चल जाएगा क्या? अच्छा, इसको बोलते हैं क्या? सेस्क्वी। कौन सा ऑक्साइड? कौन सा ऑक्साइड? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? सिलिका। क्या बोलते हैं? अब देखो मिट्टी में भी ये ज्यादा होंगे, क्योंकि किस में ज्यादा है? भूपपड़ी में। और भूपपड़ी से क्या बनती है? तो ये भूपपड़ी में ज्यादा है ना, क्योंकि देखो ऑक्सीजन कितना है, सिलिकॉन कितना है, एल्यूमिनियम कितना है? 8, और आयरन 5। तो ये सबसे ज्यादा यही है। तो ये ज्यादा है, तो ये आएंगे कहां पे? मिट्टी में। तो ये भी मिट्टी में भी क्या है? ज्यादा। अब मिट्टी में कौन आता है? रोज। मिट्टी में रोज क्या आता है? बारिश। कभी ना कभी आ ही जाती है। पानी हम इरिगेशन में देते हैं, सिंचाई में, तो पानी आता है। और पानी कैसा है? घोलने वाला। कैसा है? अब पानी की इनके साथ भी दोस्ती है, और इनके साथ भी दोस्ती है, और इनके साथ भी। लेकिन इन दोनों के आपस में क्या है? दुश्मनी। ऐसा होता है ना, एक दोस्त होता है जो अपने दुश्मन का भी दोस्त होता है, लेकिन वो फिर अपना दोस्त एक्चुअली वो दुश्मन ही। पूरी बात समझी? वापस बता रहा हूं। एक दोस्त होता है जो अपने दुश्मन का भी, वो फिर अपना दोस्त, वो दुश्मन ही होता है। ऐसा है पानी, इसके साथ भी दोस्ती है और इसके साथ भी। अच्छा, एक दोस्त आपका कहीं घूमने जा रहा है, तो वो आपको बोलेगा, तो क्या आपका दुश्मन साथ चलेगा? क्या नहीं चलेगा। तो पानी जिस रोज आया यहाँ पे, तो पानी ने बोला सिलिका मेरे साथ गोवा चल रही है क्या? तो सिलिका बोले चल लेते हैं। फिर तो बोले सेक्सुअल साइड को लू क्या साथ में? कि लेना। और ये चले जाते हैं यहां से। इनके भी घर में लुगाई है, मना करेगी तो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, या फिर पूरा का पूरा नीचे चली जाएगी। तो कौन गया? ऊपर कौन रहा? सिलिका चला गया, और ऊपर कौन रहा? अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि सेक्सुअल ऑक्साइड नीचे चला जाए, तो क्या सिलिका जाएगा क्या? तो सिलिका कहां रह जाएगा? तो एक कंडीशन में तो सिलिका कहां है, सेक्सुअल ऑक्साइड कहां है? एक कंडीशन में सेक्सुअल ऑक्साइड कहां है, सिलिका कहां है? नीचे। ऊपर रहने को बोलते हैं जमाव। क्या बोलते हैं? ऊपर रह गए मतलब क्या हो गया? जमाव। बह जाने को बोलते हैं निक्सालन। क्या बोलते हैं? बह जाने को क्या बोलते हैं? किसका निक्सालन? या तो सिलिका का, या किसका जमाव? या तो सिलिका का या सेक्सुअल ऑक्साइड का। तो कितनी प्रक्रिया हो गई? 2। कितनी प्रक्रिया हो गई? देख, एक तो है सिलिका, एक तो क्या है, और एक क्या है?
सेस्क्यू ऑक्साइड। क्या है, क्या है, कौन सा ऑक्साइड बेटा? सिलिका का फॉर्मूला क्या है? SiO। सेस्क्यू ऑक्साइड का क्या है? अच्छा, इसका और फॉर्मूला लिख सकते हो क्या? Fe2Al2, इसी को क्या बोलते हैं? R2O3। अब एक तो क्या हो रहा है? जमाव। एक तो क्या हो रहा है? एक का क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा, यहां पर एक का क्या हो जाएगा? तो दूसरे का क्या हो जाएगा? जमाव। अब याद रखना एक बात कि यदि मृदा में सिलिका का जमाव हो, सिलिका का क्या हो, और सेस्क्यू ऑक्साइड का निक्षालन हो, तो उसको बोलते हैं पोर्ड जोलीकरण। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कौन सी प्रक्रिया? पोर्ड जोलीकरण का मतलब होता है मिट्टी में सिलिका का और सेस्क्यू ऑक्साइड का, इसका जस्ट उल्टा। मतलब निक्षालन किसका और जमाव किसका? इसको बोलते हैं लेटेरीकरण। क्या बोलते हैं? अरे भूलना नहीं है। कभी पूछ ले कि पोर्ड जोलीकरण में जमाव किसका होता है तो निक्षालन किसका होता है तो नहीं, निक्षालन किसका होता है? तो ये अलग कॉलम है और ये पूरा अलग कॉलम नहीं है, ये वाला कॉलम नहीं है, ये ऊपर वाले कॉलम है। लिख लो, ऐसे लिखो तो मजा आ जाएगा, नहीं तो मैं फिर बोलूंगा ही। ऐसे लिखना है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा, लिख लो फिर। अच्छा, और लिखवाएंगे, नो टेंशन हो, समझ में आए वैसा भी लिखवाएंगे। फीस दी है ना पूरी? मुझे भी मिल रही है टाइम टू टाइम। क्या हुआ? सिलिका रेत होती है, बिल्कुल होती है। सिलिका सैंड बूंदी की फेमस है, बूंदी की। हाँ, तो है वहां की फेमस, है कि नहीं है? झूठ मत बोलना। हाँ, और रेत ही होती है सिलिका। एक्चुअली हर मिट्टी में पाई जाती है, बूंदी में प्योरेस्ट पाई जाती है, एकदम शुद्ध सिलिका सैंड। जैसे बालू पत्थर भरतपुर में पाए जाते हैं। जैसे कोटा पत्थर, कोटा स्टोन कोटा में पाए जाते हैं। जैसे लाल पत्थर धौलपुर में पाए जाते हैं। जैसे ग्रेनाइट जालोर में पाया जाता है। जैसे माइका भीलवाड़ा में पाया जाता है। जीके क्लियर है मेरी? माइका को कहते हैं भीलवाड़ा। आपके कोर्स में नहीं है? मेरे हैं, बहुत स्ट्रांग है जीके, तभी तो सिलेक्शन नहीं हो रहा। सेस्क्यू ऑक्साइड, ये लिखने के बाद एक नंबर पे लिखना पोर्ड जोलीकरण। पोर्ड जोलीकरण। लिख लिया क्या सभी ने? लिख रहे हो? लिखते रहो, लिखते रहो, जल्दी लिखो। पहले नंबर पे लिखो पोर्ड जोलीकरण। लिख लिया? फर्स्ट हेडिंग डालो पोर्ड जोलीकरण, पोर्डजोलाइजेशन। क्या होता है पोर्ड जोलीकरण? अब तो परिभाषा बना सकते हो ना। ऐसी मृदा निर्माण प्रक्रिया जिसमें सिलिका का और सेस्क्यू ऑक्साइड का क्या कहलाती है? लिखो, वह मृदा निर्माण प्रक्रिया, वह मृदा निर्माण प्रक्रिया जिसमें सिलिका का जमाव, सिलिका का जमाव, वह मृदा निर्माण प्रक्रिया जिसमें सिलिका का जमाव, जिसमें सिलिका का जमाव नहीं बेटा, अलग से हेडिंग डालो आप, और भी लिखवाएंगे इसमें कुछ लाइन। सिलिका का जमाव वह फिर रहने दो, उसमें लिखो। आपने डेफिनेशन लिख रखी है? हाँ, एक दो लाइन की और बातें बस। वह मृदा निर्माण प्रक्रिया जिसमें सिलिका का जमाव व सेस्क्यू ऑक्साइड का निक्षालन होता हो, सेस्क्यू ऑक्साइड का निक्षालन होता हो, क्या कहलाता है? पोर्ड जोलीकरण। क्या कहलाता है? पोर्ड जोलीकरण। पोर्ड जोलीकरण कहलाता है। निक्षालन, सिलिका का जमाव व सेस्क्यू ऑक्साइड का निक्षालन होता हो, पोर्ड जोलीकरण कहलाती है या कहलाता है। अब इसमें याद रखना, पोर्ड जोलीकरण में आपसे कभी कुछ पूछा जा सकता है, तो पूछा जा सकता है कि पोर्ड जोलीकरण के लिए आवश्यक जलवायु कैसी है?
कैसी होती है? मैंने कहा था मिट्टी में मृदा के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त कौन होता है? इसमें कैसी जलवायु चाहिए? तो इसमें चाहिए उष्ण नहीं, उष्ण नहीं चाहिए। कैसे चाहिए? शीत। कैसे चाहिए? मतलब ठंडी और आर्द्र जलवायु, ठंडी और आर्द्र जलवायु। तो क्या दक्षिण भारत में ऐसी पाई जाएगी क्या कभी? तो ऐसी प्रक्रिया होगी ही नहीं। अच्छा, कभी पूछ ले पोडजोलीकरण से कौन सी मृदा बनती है? तो याद रखना पोडजोल मृदा। कौन सी मृदा? कौन सी मृदा? पोडजोल मृदा। दो बातें याद रख लोगे क्या? पहले नंबर पे क्या याद रखोगे? जलवायु कैसी होती है? शीत और आर्द्र। अच्छा, क्या कहते पोडजोलीकरण कहते हैं किसको है? सिलिका का, सेक्सी ऑक्साइड का, कहां होती है? कैसी मृदाएं बनती है? पोडजोलीकरण। दूसरे नंबर पे लेटरीकरण। कौन सी है? लिखो डेफिनेशन लेटरीकरण की। लेटरीकरण की डेफिनेशन लिखो। लेटरीकरण की परिभाषा लिखो। क्या लिखोगे? वह मृदा निर्माण प्रक्रिया जिसमें सेस्की ऑक्साइड का जमाव व सिलिका का निक्षालन होता हो। लिख लो, लिखो। वह मृदा निर्माण प्रक्रिया, वह मृदा निर्माण प्रक्रिया जिसमें सेस्की ऑक्साइड का जमाव, सेस्की ऑक्साइड का जमाव व सेस्की ऑक्साइड का जमाव व सिलिका का निक्षालन होता है, सिलिका का निक्षालन होता है, लेटरीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? लेटरीकरण। जलवायु कैसी? जलवायु कैसी बेटा? वापस याद रखना, उष्ण व आर्द्र, उष्ण व आर्द्र जलवायु। वहां थी शीत और आर्द्र, और यहां कैसी है? उष्ण और आर्द्र। अच्छा, इससे कौन सी मृदाएं बनती है? कौन सी मृदाएं बनती है? तो याद रखना लेटेराइट मृदा। कौन सी मृदाएं? लेटेराइट मृदाएं। अच्छा, ये क्या दक्षिण राजस्थान में पाई जाएगी? क्या दक्षिणी भारत में पाई जाएगी क्या? बिल्कुल पाई जाएगी ना। उष्ण और दक्षिण राजस्थान, केरला वाले जिला का सबसे पहले मिली, केरला में थी ये, मालाबार केरला में मिली थी। नाम क्या है? लेटेराइट मृदाएं। कौन सी मृदाएं? लेटेराइट। बस दो बातें याद रखनी इसमें भी। कितनी प्रक्रिया लिखवा दी मैंने? पहले निक्षालन, निक्षेपण, ह्यूमिफिकेशन, पोडजोलीकरण, लेटरीकरण। 5 रट लेना, बाकी कुछ याद करने की जरूरत। बस मस्त, सब लिख लिया तुमने, सब। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अपन पढ़ क्या रहे थे? मेन टॉपिक क्या था? हम पढ़ रहे थे मृदा के अवयव। क्या पढ़ रहे थे? 4 अवयव होते हैं। कितने होते हैं? मैंने 1 नंबर पे हेडिंग डाली थी खनिज पदार्थ। क्या डाली थी? ये सारा उस खनिज पदार्थ के टॉपिक है। 2 नंबर पे लिखो कार्बनिक पदार्थ। तुम ध्यान से देखो, हमने पढ़ना कहां से शुरू किया था, है ना? अब 2 नंबर पे क्या लिखोगे? कार्बनिक पदार्थ। भूल गए? हाँ, मृदा के घटक से शुरू किया था, मृदा के अवयव, घटक। पहले नंबर पे कौन सा घटक पढ़ा था? खनिज पदार्थ। लिखा हुआ है? अब 2 नंबर पे लिखो, 2 नंबर पे लिखो कार्बनिक पदार्थ। भूल गए कि याद है? तुम्हारे खुद के नोट्स में लिखा है, मैंने नहीं लिखवाया कुछ भी, तुम्हारे खुद के नोट्स में है कि नहीं है? हाँ, मेरी कोई गलती नहीं है भाई। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? तुम लिख रहे होते दिनों से और अब बोले से पता ही नहीं है कहां से आ गई है। पता है कि नहीं है? अरे मिला किसी को? 1 नंबर पे क्या था? 2 नंबर पे क्या है? लिखो बेटा 2 नंबर पे काल। ये किसका 2 है? याद रखना, वहां बहुत पुराने 7-8 पेज पहले 2 नंबर पे कार्बनिक पदार्थ। इंग्लिश में क्या बोलते बेटा? अब बहुत सारे बच्चों को बताता हूं, यही जीवांश पदार्थ है, जैविक पदार्थ है, जैव पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थ है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। जीव भी इसमें और निर्जीव नहीं आते इसमें, सिर्फ जीव और उनके अवशेष आते हैं। तो इसलिए तो पादप की जड़ें भी किसमें आएगी? पादप की जड़ें भी किसमें आएगी?
कार्बनिक पदार्थ। सूक्ष्म जीव भी, मरे हुए अपन, मरे हुए पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनका अवशिष्ट, गाय का गोबर, गेहूं का भूसा, कार्बनिक पदार्थ। आगे बात है, ये पेज कार्बनिक पदार्थ। क्यों? क्योंकि किससे बने? पेड़ों से, पेड़ पौधों से नहीं, पेड़ से। किससे बने? पौधों का कोई रोल, छोटी अवस्था में अपन नहीं बना सकते पेज। बड़ी अवस्था के जो पेड़ होते हैं, पेड़ तो बड़ी अवस्था के होते हैं, उनसे क्या बनते हैं? पेज बनते हैं। ओके, कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। अच्छा, कार्बनिक पदार्थ कहां जमा होंगे? कभी मिट्टी के गहराई में नहीं होंगे। कार्बनिक पदार्थ आते किससे हैं? दो प्रकार के। कहां कहां से आते हैं? या तो पेड़ पौधों से या जीव जंतुओं से। या तो, अच्छा, जीव जंतु कार्बनिक पदार्थ कहां से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से। मुझे चाहिए कार्बनिक पदार्थ, जिंदा रहने के लिए हर एक इस इंसान को कार्बनिक पदार्थ चाहिए। आप बोले सर अपन कब कार्बनिक पदार्थ खाते हैं? तो अपन आज खाना खा के, वो क्या था एक्चुअल में? कार्बनिक पदार्थ था। खाना खा रहे हैं तब अच्छा लग रहा है, 3 दिन बाद खाना अच्छा लगता है क्या? कहां डालोगे? बाहर। क्या बन जाएगा? अभी फ्रेश बना हुआ खाना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन वही 3 दिन बाद क्या बन जाएगा? तो एक्चुअल में वो अभी कार्बनिक पदार्थ ही है। अपन क्या करते हैं? उसको खाते हैं क्योंकि अपने ऊर्जा चाहिए। तो कार्बनिक पदार्थ खाकर हमें क्या प्राप्त होती है? तो सूक्ष्म जीवों को भी क्या प्राप्त होती है? तो कार्बनिक पदार्थ कौन खा रहे हैं? जीव। तो जीव तो कार्बनिक पदार्थ खाते हैं, लेकिन पैदा कौन करता है? पेड़ पौधे। कौन करता है? तो कार्बनिक पदार्थों का प्राथमिक स्रोत कौन है? द्वितीयक स्रोत कौन है? जीव जंतु। मैं नहीं, आप, हम सब, ठीक है। हाँ, ये द्वितीयक स्रोत कौन है? आप। चलो, तो प्राथमिक स्रोत कौन है? कार्बनिक पदार्थों के प्राथमिक स्रोत कौन है? पेड़ पौधे। तो लिख लो, प्राथमिक स्रोत होते हैं पेड़ पौधे। द्वितीयक स्रोत कौन है? जीव जंतु। अच्छा, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने को क्या कहते हैं? अपघटन या विच्छेदन। अपघटन या विच्छेदन। तो लिखो, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने को अपघटन कहते हैं। अपघटन कहते हैं। क्या हो गया? इतनी स्माइल? कौन पसंद आ गया? नहीं नहीं, बस मैं जिनको आया वो सब दुखी हैं। हाँ, घर वालों को आया था, कहीं टोकरी से उठा के लाए मंदिर की सीढ़ियों से। अब बचपन में तो सब क्यूट ही लगते हैं, असली रंग तो कब दिखते हैं? चलो, कब दिखते हैं असली रंग? वैशाख में? मैं सुन नहीं रहा। चलो वाह। कार्बनिक पदार्थ कितने स्रोत? 2। पहले नंबर पे प्राथमिक, दूसरे नंबर पे प्राथमिक कौन? जीव जंतु। सड़ने को क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। सड़ने से ह्यूमस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ और पढ़ते हैं। लिख लिया सबने? मुझे एक बात बताओ, कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मुख्यतः कार्बन होता है। मुख्यतः क्या होता है? कार्बन होता है। कौन है? अपने ही है? ये अपने ही है? कब चले गए थे? अच्छा, अभी गए हो? अच्छा, चुपके से चले जाते, पता ही नहीं चलता। अच्छा, ऐसा तो नहीं कोई और उठ के आ गए हैं? हाँ, अरे भाई, सारे डॉन पता नहीं कब गायब हो जाते हैं। कहां चले गए थे? बाहर। ठीक। कार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मुख्यतः एक तत्व होता है, वो तत्व है कार्बन। कौन सा है? कार्बन। क्या हो गया? इससे आप पहले स्माइल कर रहे थे, अब लड़ रहे हो? लड़ोगे क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मैं बताऊं, ये परमानेंट है ही नहीं। अब कोई भी चीज परमानेंट थोड़ी है। तुम यहां सीट पे, अच्छा मैंने बहुत बार देखा, कोई सीट पे, अच्छा मुख्य तो लड़कियों में लड़ाई होती है, ये वाली सीट मेरी है। अरे तेरी क्या है, फीस बंद कर, फिर बताऊं किसकी है। तो ये किसी की परमानेंट नहीं। तो सब स्माइल करो, मस्त और खुश रहो यार।
कहां से हो आप? बीकानेर। ठीक है, रहो तो रहो, नहीं तो मत रहो। हाँ, ये मारवाड़ वाले और उधर शेखावट वाले थोड़े गर्म खून के होते हैं, क्योंकि वहां धूप क्या पड़ती है। तो हम सब जो है ना बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, लेकिन हम बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, शांत भी। हमारा जो नेचर है कैसा है पता है? बालू जैसा। कैसा है? अरे बालू जैसा नहीं, किसके जैसा? हाँ, बालू जैसा। चलो वापस 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 टॉपिक पे आते हैं। अब आप ये चल क्या रहा, पहले वो नाराज है, क्या हुआ? अरे मत करो भाई, ऐसे क्यों कर रहे हो? फिर देखो होगा क्या, मैं बताऊं। अरे बेटा बस, अरे बेटा शांत था। हाँ, चलो। कार्बनिक पदार्थों में सबसे ज्यादा कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है 58%। कितना परसेंट? 5 और 8 कितना? 58 बोलते हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये मैं, एक आदमी था, उस आदमी का नाम था बेमलेन। क्या नाम था? और इस बेमलेन ने कहा था कि कार्बनिक पदार्थों में 58%, कितना परसेंट क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन। किसने बोला? मैंने। अच्छा, किसमें? कार्बन 58 है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? कार्बनिक पदार्थ। क्या पड़ गया? अब उसने कहा कि 100 में कभी 58 का भाग देके देखो, तो मैंने एक बार देखा था 100 में किसका भाग दिया था, तो एक आंसर आता 1.72, 1.72, 1.72, 1.72। इसको बोलते हैं बेमलेन कारक। क्या बोलते हैं? याद कर लेना, क्या बोलते हैं? आया कैसे? 100 में किसका भाग देने से? ये 58 कहां से आया? कार्बनिक पदार्थों में कितना कार्बन? 58। किसने कहा? लिखो एक लाइन, लिखो, हेडिंग डालो, बेमलेन कारक। क्या हेडिंग डालोगे? बेमलेन कारक। मेरे जितने दुख हो ना तुम्हारे, कितना दुखी आदमी हूं, फिर भी कभी देखा ऐसे इतने तुम क्वेश्चन पूछते हो? मैं ऐसे बोला कभी, सर ये वाला लड़का मुझे परेशान करता है? किससे बोलूं, किससे बोलूं मैं? कौन सुने मेरी? 8 बार से फेल हो रहा हूं, मैंने घर वालों तक नहीं बोला, बोले तो पिटाई कर दे। उनको मैं बोलता मैं एग्जाम ही नहीं दिया। अच्छा, 1-2 नंबर से रहे ना, घर वाले सिंपैथी भी देते, कह रहे बेटा यार 1 नंबर से रह गया, किस्मत खराब है। अब 30 नंबर से रहा तो मेहनत खराब है, मेहनत नहीं की ना, तो बोल ही नहीं सकते। बेमलेन कारक। कौन सा कारक? बेमलेन। अब इसमें याद रखना, बेमलेन के अनुसार, लिखो बेमलेन के अनुसार, बेमलेन कौन है? एक आदमी का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। बेमलेन के अनुसार कार्बनिक पदार्थों में, कार्बनिक पदार्थों में, कार्बनिक पदार्थों में 58%, 58% क्या होता है? कार्बन। देखो, कार्बनिक पदार्थ को बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर, शॉर्ट में लिखते हैं OM। क्या लिखते हैं? कितना परसेंट कार्बन होता है? 58% कार्बन होता है। कितना परसेंट? 58% कार्बन। फिर नीचे लिखो 100/58 बराबर 1.724, और इसी के आगे ब्रैकेट करके क्या लिख लोगे? बेमलेन कारक। तो बेमलेन कारक का मान कितना है? 1.724 बेमलेन कारक। कहां काम आता है ये बेमलेन कारक? काम कहां आता है? कोई कारक है तो कहीं तो काम आएगा, तो कहां काम आता है? तो मैं बताता हूं। अब देखो, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़े। क्या करें? बढ़े। लेकिन अपने यहां राजस्थान की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा नहीं है, तो हम चाहेंगे इसमें कार्बनिक पदार्थ बढ़े, तो पहले हमें पता होना चाहिए ना कार्बनिक पदार्थ है कितने कार्बनिक पदार्थ। अच्छा, कोई भी चीज पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम? जांच। लेकिन कार्बनिक पदार्थों की जांच बहुत टेढ़ा काम है, बहुत अच्छा काम नहीं है। करना चाहेंगे तो बहुत लंबी विधि है, तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन कार्बन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। किसकी मात्रा ज्ञात कर सकते हैं? कार्बन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि हमें कार्बन की मात्रा पता चल जाए, किसकी मात्रा? कार्बन प्रतिशत पता चल जाए, तो इसको हम गुणा कर लेंगे 1.724, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा? ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ यदि हमें ज्ञात करने हैं, तो कार्बनिक पदार्थ ज्ञात करने के लिए कार्बनिक पदार्थ ज्ञात करने की जरूरत, क्या ज्ञात कर लो?
कार्बन। गुणा किससे कर लो, क्या आ जाएगा, और गुणा करने में कितना समय लगता है, 1-2-3 मिनट मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा करो, आप खुद करना चाहो तो 3 मिनट, नहीं तो आप कैलकुलेटर से करो 2 से 4 सेकंड में आंसर आ जाता है, आ जाता है। इसका मतलब 3 दिन का काम कितने सेकंड में हो गया, 1-2 सेकंड में हो गया। तो ये काम अच्छा है कि नहीं है, किससे गुणा किया। अब बेमलेन नहीं होता, वो कारक नहीं बताता, तो ये काम होता क्या, नहीं होता। इसलिए बेमलेन कारक कहां काम आता है, कार्बन की मात्रा से कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्ञात करने। तो लिखो उपयोग, बेमलेन कारक का क्या उपयोग है, तो उपयोग लिखो, उपयोग लिखो, क्या उपयोग है, कार्बन की मात्रा से, कार्बन की मात्रा से, कार्बन की मात्रा से, कार्बन की मात्रा से कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्ञात करने में, कार्बन की मात्रा से, कार्बन की मात्रा से कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्ञात करने में। और ऐसे एक सूत्र लिख लो, कार्बनिक पदार्थ ज्ञात करने में, फिर एक सूत्र लिख लो, कार्बनिक पदार्थ प्रतिशत बराबर कार्बन प्रतिशत इनटू बेमलेन कारक, फिर या करके लिख दो, या कार्बन प्रतिशत इनटू 1.724। ठीक है, इससे ज्यादा क्या ही पढ़े, आप पढ़ सकते हैं। ठीक था आज का क्लास, चलो। अब मैंने ये भी देखा कि मैं 1 घंटे से ज्यादा रह जाऊं तो तुम्हारा दिमाग भी गर्म हो जाता है। अब मेरे पे तो गुस्सा करते नहीं हो तो आपस में करने लग जाते हो, मत किया करो।